लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा कि भाई हमारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। इतना आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ में खुद से मेहनत करनी है, ठीक है। हम लोग क्या है कि पहले मॉडर्न को डिस्कस कर रहे थे, मॉडर्न में हम क्या थोड़ा थोड़ा मेंस का पॉइंट भी लेके चल रहे थे कि हम थॉट को भी डिस्कस करते थे। लेकिन अभी हमें क्या है कि हमारे पास क्लासेस कम होंगी, तो सिर्फ जितना थॉट या मतलब एक तरह से कंसेप्ट सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मेंस वाली जो क्लासेस होंगी वो अलग से होंगी, ठीक है। क्योंकि देखो आज क्लास है आपकी स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपका ये पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता इस दोनों को आज हमें करना है, ठीक। हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्लास की ऐसी फाउंडेशन भी नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, ठीक है। अभी शुरू करें तो आप लोगों को पता है आज स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। हालांकि टॉपिक थोड़ा पीछे हो गया है, लेकिन मेरठ कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे उनकी काफी लोगों की स्टोन एज की क्लास हो गई थी, लेकिन जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में बाद में जुड़े थे उन लोगों का एंशिएंट का कोई भी लेक्चर नहीं हुआ था। तो जिन लोगों की क्लास हो चुकी है वो रिवीजन क्लास कर लें, जिन लोगों की नहीं हुई है वो साथ साथ में अपना थोड़ा और डीपली पढ़ लें, ठीक। हेलो, क्या मैं वो पीडीएफ फाइल कहाँ भेज दी हैं आप? अभी सर आपके प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ठीक है। ओके। एनसीएंट का पीडीएफ नोट्स है तो सर आपके प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे प्रिंटेड में। ऐसा कोई मैंने खुद से नहीं बनाया है, मार्केट में भी बुक्स का एक पीडीएफ फाइल है, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि तीनों जो एनसीईआरटी है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो उन एनसीईआरटी को आप क्लास के साथ साथ जरूर रीड कर लें नोट्स के साथ, क्योंकि जो आपका कंसेप्ट बनता है ना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लिए जाते हैं। तो जो 11th क्लास की आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में अवेलेबल है, तो उससे आप उस टॉपिक को पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नोट्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो तो बेसिक है ही कि इतना आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया गया है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम स्टोन एज की बात करते हैं। देखो पूरी हिस्ट्री को जब हम हिस्ट्री शुरुआत करते हैं तो पूरी हिस्ट्री को आप 3 भागों में बांट के स्टडी करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक। हालांकि इनके डिवीजन को लेके बहुत सारे राइटर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, भाई कहां से आप एंशिएंट शुरू कर देंगे, कहां से मॉडर्न शुरू कर देंगे, कहां से मिडिवल शुरू कर देंगे। तो देखो अगर डिवीजन की मैं बात करूं तो जहां से आदिम जीवन की मतलब प्रिमिटिव एज शुरू हो जाती है तो एंशिएंट तो वहीं से शुरू हो गया, फिर आता मिडिवल। तो मिडिवल के लिए आप ये नहीं कहेंगे कभी कि जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए या भारत में बाहरी आक्रमण होने शुरू हुए, क्योंकि आक्रमण तो एंशिएंट काल में भी हुए। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है मतलब डिवीजन के लिए वो आप कहेंगे फ्यूडलिज्म, मतलब सामंतवाद की जब शुरुआत हुई, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति जो थी वो कम हुई और सामंतवाद की शुरुआत हुई, वहां से आप मध्यकाल की शुरुआत मानेंगे। जब यूरोप में सामंतवादी प्रवृत्ति आई तो यूरोप में मध्यकाल हुआ, और जब भारत में सामंतवादी प्रवृत्ति आई तो भारत में मध्यकाल शुरू हुआ, ठीक है। अब आता है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत भी आप ये देखेंगे एक विश्व के मतलब रेस्पेक्ट हम देखते हैं, एक भारत के उसमें कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जब आधुनिक विचारों का उदय हुआ, मतलब रेनेसा मतलब पुनर्जागरण, पुनर्बोधन, मतलब जो मध्यकालीन प्रवृत्तियां थी, जो समाज जड़ हो गया था, जो राजनीति जड़ हो गई थी, जब उसने फिर से सोचना शुरू किया, जब उसने फिर से अपने विचारों को जगाया, तर्क के आधार पे सोचना शुरू किया क्या सही है क्या गलत है, तब आप कहेंगे आधुनिक भारत की शुरुआत। तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि जिस समय भारत में प्लासी का युद्ध हुआ या बक्सर का युद्ध हुआ उस समय भारत की शुरुआत मानेंगे, नहीं। जिस समय भारत में आधुनिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब भारत के लोगों में जागृति आई, भारत के लोगों में विचार आए, जैसे 19वीं शताब्दी में जब राजा राम मोहन राय और ये धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण शुरू हुआ, तो उस समय हम मानते हैं कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। हालांकि ये जो डिवीजन है कि भारत में तुर्क आक्रमण हुए और उधर प्लासी का युद्ध हुआ, ये जो है ब्रिटिश इतिहासकारों का डिवीजन है। अदरवाइज जो क्लियर डिवीजन है वो ये है कि जब सामंतवादी प्रवृत्ति की शुरुआत हुई तब मध्यकाल को आप डिवीजन मानेंगे,
जब आधुनिक विचारों की व्यक्ति ने तर्क के आधार पर सोचना शुरू किया, और जो अंधकार का युग था, अंधकार का युग मतलब जब व्यक्ति जो अंधानुकरण की प्रवृत्ति पे था उसको छोड़ के उसने तर्क के आधार पर सोचना शुरू किया, तो उसको आधुनिक भारत की शुरुआत मानेंगे। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या मतलब प्लासी के युद्ध को भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत मानेंगे, तो उसमें ये था कि भारत में तो आधुनिकता के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं था, एक शक्ति के अधीन से निकल के दूसरी शक्ति के अधीन चला गया था। खैर वो एक अलग इशू है। अभी हमें क्या है, अब ये तो हो गया डिवीजन के आधार पे जितनी हिस्ट्री लिखी गई उसको। अब एक डिवीजन आप करते हैं कि हिस्ट्री कब से लिखी जानी शुरू हुई। जैसे आपका इसमें हम बांट देंगे 3 भागों में इसको, प्रागैतिहासिक, आदैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। भाई इतिहास किसको कहते हैं, जितना सब कुछ लिख दिया गया उसका अध्ययन करना है आपको। अब जो नहीं लिखा गया मतलब जो पूर्व काल में हुई घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन आप करते हो तो उसको इतिहास कहते हैं। अब इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो तो मेंस का इशू है, लेकिन आपको यह जानना है कि इतिहास में मतलब घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो पूर्व में घटित घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। अब देखो इसका 3 भागों में बांट के करेंगे, प्रागैतिहासिक, आदैतिहासिक और ऐतिहासिक। मतलब प्रोटो हिस्ट्री और एक तरह से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। अब देखो जो प्री हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक में आएगा तो ये कहते हैं कि इस समय मनुष्य के पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थी, उसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, उपलब्ध ही नहीं है इस समय के साक्ष्य, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे पत्थर की चीजें मिल जाएंगी, औजार मिल जाएंगे, उनकी मुद्राएं मिल जाएंगी, मतलब इस तरह के पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे जो स्टडी की गई उसको इन्होंने बोला गया प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब हिस्ट्री से पहले का जो है। इसमें केवल आप स्टोन एज को रखेंगे क्योंकि स्टोन एज का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री, आदैतिहासिक। आदैतिहासिक में क्या है कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, उस समय की लिखित जानकारी है, बट हम उसको यूज नहीं कर पाए, हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, तो इसमें आप आदैतिहासिक को रखेंगे, मतलब लिखित साक्ष्य है उनका उपयोग नहीं हो पाया, उनको पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड, मतलब इसी में आपका एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न सब आता है। तो कई बार तो हिस्ट्री शुरू करते हैं तो शुरू ही वैदिक काल से करते हैं, उससे पहले का स्टोन एज में ले लेते हैं। तो इसमें आपको पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के साक्ष्य, आपको पुरातत्व भी मिलेंगे, शिलालेख भी मिलेंगे, मुद्राएं भी मिलेंगी, सिक्के भी मिलेंगे, मंदिर भी मिलेंगे, और दूसरी तरफ साहित्यिक साक्ष्य भी मिलेंगे, वेद भी मिलेंगे, धर्म ग्रंथ भी मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखी गई रचनाएं भी मिलेंगी, ठीक है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी मिलेंगे। तो वैदिक काल से जो बचा हुआ इतिहास है आगे का अद्यतन, मतलब वैदिक काल से लेकर आज तक का जो हिस्टोरिक पीरियड होगा उसको आप ऐतिहासिक काल में रखोगे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप आदैतिहासिक काल में रखोगे, और प्रागैतिहासिक काल को आप जो है प्रागैतिहासिक काल में आप स्टोन एज को रखोगे। अभी देखो आपका ये क्या आता है, अब स्टोन एज को ही हम डिवाइड करते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखो सर ने ये पीडीएफ चलाई है, इसमें आप क्या करना, ये अभी तो स्पीडली चलेगी क्योंकि मुझे नहीं पता है इसको रोकना कैसे है, मतलब मैम आप बताते रहे कि आगे बढ़ानी है कहाँ, मतलब वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं कल से ना इसको अपने आप रखूंगी अपने पास, ठीक है, किस पेज पे कितना रोकना है। हाँ अब आप मुझे बता दीजिए कौन से पेज पे चलना है, ये बताइए बस। सबसे स्टार्टिंग वाला जो पेज है, स्टार्टिंग मतलब जहां से ये स्टोन एज दिया होगा। अब आप बता देना मुझे। अभी और पीछे जाएंगे आप, हाँ यहीं पे देखो, इसको आप रीड कर लेना, अभी जो मैं बता रही हूँ उसको सुन लो और इसको आप रीड कर लेना। देखो इसमें मैंने आपको यही बताया, प्रागैतिहासिक, आदैतिहासिक और ऐतिहासिक, मतलब इसी में भी इसी चीज को डिस्कस किया हुआ है कि आपका लेखन प्रणाली नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर स्टडी है, उसको आप प्रागैतिहासिक बोलेंगे। स्टोन एज है और कॉपर वाली जो ताम्र पाषाण काल है उसको भी स्टोन एज में लेते हैं। आदैतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन होता है कि लिपि तो थी लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। तीसरा था ऐतिहासिक काल की, मतलब मानव के पास लिपि भी थी और वो पढ़ी भी गई, मतलब इसके साहित्यिक साक्ष्य भी मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे। इसके बाद वैदिक काल से लेके आज तक का जितना इतिहास है वर्तमान तक का, वो सब इसी के अंदर स्टडी करेंगे।
सर इससे थोड़ा आगे कर देना, या फिर आप इसको रहने दीजिए, मैं इनको बता देती हूँ, बाद में इनको सेंड कर देंगे, ये अपने आप पढ़ लेंगे, फिर रोज की रोज उसी हिसाब से चला लेंगे। ज्यादा पेज पे है ना, सेंड कर दीजिए। हाँ मैं सेंड कर दूंगी सर, टाइम ज्यादा सेंड कर दी, सेंड कर दी ग्रुप में। मैम सर ने ग्रुप में सेंड कर दिया और हम वहीं से रीड कर रहे हैं। हाँ वहीं से रीड कर लो, ठीक है। यहाँ सर हमने अपने पीडीएफ में खोल किया है ये। सर ने भी पीडीएफ में ही खोली है शायद, है ना? हाँ ठीक है, आप लोग ना अपने मोबाइल में देख लो, यहाँ इसको छोड़ दो, ठीक है, अपने अपने मोबाइल में। मैम यूपीएससी 2 ग्रुप नाम से है, उसमें नहीं आया है। कौन से ग्रुप में नहीं आया है? यूपीएससी 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर। अरे भाई यूपी मुझे नहीं पता, जो हमारा अपना शासन का ग्रुप है उसमें डाली हुई है, सर ने जिसमें क्लास के लिंक जिसमें क्लास के लिंक रहते हैं भाई। इसमें भी था। ठीक है सर, आप पढ़ाइए, आगे पूछ लेंगे सर से। कल से आप लोग क्या करना है ना, टॉपिक आपको पता रहेगा, एक बार पहले स्टडी कर लेना, एक बार बाद में स्टडी कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन बना लेंगे कि बस सिर्फ आपका हेडिंग सामने रहे, जिससे उसके ऊपर बोलना आपको ये ध्यान रहेगा कि ये टॉपिक चल रहा है। नहीं कल से कर देंगे मैम इसकी व्यवस्था, कल से जो ना हाँ। ये 125 पेज की 8-10 पेज की अलग से कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो हो जाएगी। स्टडी करना है उसको अलग निकाल लिया करेंगे कि आज का टॉपिक ये है, ठीक है। अभी देखो जो स्टोन एज को है, स्टोन एज को आप 3 भागों में बांटोगे, एक तो पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब है जब से पृथ्वी पे व्यक्ति की मतलब मनुष्य की शुरुआत हुई, आदिम जीवन की, आदिम मानव की, तब से जो शुरुआत है उसको आप पूरा पाषाण काल बोलोगे। तो मतलब जब से पृथ्वी पे मनुष्य का साक्ष्य आया है, मनुष्य का अस्तित्व आया है, तब से लेके आप ये लगा लो कि 10,000 ईसा पूर्व तक आप उसको पूरा पाषाण काल कहेंगे। फिर आप पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में एक शब्द याद रखिएगा, पैलियोलिथिक। कई बार वो क्या करता है, हिंदी के शब्द ना देके इंग्लिश के शब्द दे देगा, तो उसके फीचर्स के हिसाब से या इंग्लिश वाले को ही हिंदी में लिख देगा देवनागरी लिपि में, तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस शब्द को बोल रहे हैं। तो आपको पूरा पाषाण काल से मतलब है पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में जब से शुरुआत हुई पृथ्वी पे जीवन की, उससे लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में आप लगभग 10 या 9,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 आप ये लगा के चलेंगे 4,000 ईसा पूर्व तक लगभग मान के चलो। और फिर है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में आप लेंगे 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। एक चीज मान के चलना, देखो पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, भारत भी है। तो आप ये देखना कि ये कोई मशीनी युग नहीं है, व्यक्ति का विकास है एक। तो ये सब जगह एक अवस्था नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग समय मिलेगा। मान लो जैसे पूरा पाषाण काल शुरुआत तो सब जगह मिला, किसी जगह पे इसके साक्ष्य किस समय पे जाके मिलेंगे, किसी जगह पे इसके साक्ष्य किस समय पे जाके मिलेंगे। जैसे मध्य पाषाण काल है, भारत में मतलब लेट से शुरू होगा और विश्व में जो है जल्दी उसके लक्षण मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या वेरी मान के चलिएगा। और ये मैं बता दूं कि मोटी मोटी डेट जो इम्पोर्टेंट डेट है एनसीएंट में, वही आपको याद करनी है। ज्यादा डेट में आपको एनसीएंट में नहीं जाना है। ज्यादा जो डेट याद करनी है वो आपको मॉडर्न की डेट होती है, मॉडर्न में डेटों में कंफ्यूज किया जाता है, वहां पे आपको तिथियों को अच्छे से याद रखना है। अब इसमें आप मतलब ये जो टाइम डिवीजन है इसको आगे पीछे भी कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000 की बजाय 9,000 कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपका पूरा पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल हुआ और नव पाषाण काल हुआ। एक एक के बारे में आपको कुछ साइट्स को याद रखना है और कुछ फीचर्स को याद रखना है बस। तो देखो पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का मतलब है शुरुआती या प्रारंभिक जो पूरा पाषाण काल है। फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और ऊपरी पूरा पाषाण काल। कई बार इसको जब हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करते हैं तो यहाँ से शुरू नहीं करते, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है स्टोन एज और इम्पोर्टेंट भी है।
क्योंकि 2017 में यूपीएससी ने मतलब यहाँ से नियोलिथिक से क्वेश्चन पूछा है, और एक बार उससे पूछा था महापाषाण संस्कृति जो मेसोलिथिक थी। तो आप ये देखो कि पूरा पाषाण को इन्होंने 3 भागों में बांटा, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है, जब से आदिम जीवन की शुरुआत हुई और 10,000 ईसा पूर्व तक। इसको 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मतलब शुरुआती पूरा पाषाण काल, बीच वाला पूरा पाषाण काल और ऊपरी पूरा पाषाण काल। तो जो शुरुआती पूरा पाषाण काल है उसको हम शुरुआत से लेके मतलब आरंभ से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक लेंगे। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल जो है उसको हम 50,000 से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक लेंगे, और जो ऊपरी पूरा पाषाण काल है उसको हम 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक लेंगे। तो आपका डिवीजन बहुत इजीली हो गया। आप बुक में रिवाइज कर लेना कि आपका देखो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आएगा, ताम्र पाषाण के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगी। तो ये आपका एक क्रम है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा मतलब जिस समय पृथ्वी का उदय हुआ, या हम इसी टॉपिक को हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, ये जो स्टोन एज शुरुआत होती है हिस्ट्री में, ये प्लिस्टोसीन काल से होती है। मतलब मानव जो धरती पे जो उसके साक्ष्य मिलते हैं वो प्लिस्टोसीन काल में मिलते हैं। और एक चीज आपको ये याद रखनी है कि आदिम मानव का जो साक्ष्य मिलता है वो सर्वप्रथम अफ्रीका में मिलता है, भारत में नहीं मिलता। मतलब मानव के भारत में जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब अफ्रीका में पहले मानव जीवन की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। हो सकता है पहले हुई हो भारत में, लेकिन साक्ष्य बाद में मिलते हैं। अब देखो क्या है, अगर एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, स्टोन एज में, स्टोन एज आपका मतलब क्या है, नाम ही है पाषाण काल। पाषाण काल मतलब व्यक्ति जो था वो पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करता था। मतलब इस समय में स्टोन एज में व्यक्ति मानव जो था वो पत्थर के औजारों से उपयोग करता था, और शुरुआत में जो उसके औजार थे वो बहुत सुंदर नहीं थे, बेडोल थे। ठीक, और आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टोन एज के जो साक्ष्य हैं वो गंगा यमुना, मतलब गंगा यमुना का जो मैदान है, जलोढ़ वाला क्षेत्र जो है, उसको छोड़ के पूरे भारत में मिले हैं। मतलब उत्तर में भी मिले हैं पूरे स्टोन एज के साक्ष्य, दक्षिण में भी मिले हैं, पश्चिम में भी मिले हैं, लेकिन सबसे कम मिले हैं गंगा और यमुना के क्षेत्र में। इस बात को एनसीईआरटी में भी स्पेशली ये बताया गया है कि मध्य क्षेत्र में जो गंगा और यमुना का क्षेत्र है, यहाँ पे स्टोन एज के साक्ष्य सबसे कम मिले हैं। एक ये बताएं कि पूरा पाषाण काल में मतलब पाषाण काल में शुरुआत में मानव क्या था, शिकारी था और खाद्य संग्रह करता था। मतलब चीजों को इकट्ठा करता था, उसको खाता था और मारता था जानवरों को, उसको खाता था। मतलब ना उसको खेती आती थी, ना उसको पशुपालन आता था। आपको ये ध्यान रखना है कि हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, फिर मध्य पाषाण की करेंगे, फिर नव पाषाण की करेंगे। तो पूरा पाषाण युग का जो मानव था वो शिकारी था, खाद्य संग्रह करता था, ना उसका कोई घर था, कबीलाई जीवन जीता था, मतलब ऐसे ही जंगलों में रहता था, और खेती नहीं करता था, पशुपालन नहीं करता था। कुछ कुछ फीचर्स है 4-5, उन्हीं को बस याद रखना है। शिकारी था, खाद्य संग्रह के ऊपर मतलब कलेक्शन करता था, चीजों को तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके खा लेता था। मतलब अगर मैं आपको टाइम पीरियड की बात बताऊं कि जो अफ्रीका में मानव जीवन के साक्ष्य मिले हैं वो 25 लाख ईसा पूर्व के हैं, और जबकि जो भारत में मानव की उपस्थिति मिली है वो 5 लाख ईसा पूर्व में मिली है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता इतना अंतर हो, लेकिन साक्ष्य नहीं मिल पाए। आप देखो जो उसने औजार उपयोग किए, मानव जिन औजारों का उपयोग करता था और जो जलवायु में परिवर्तन होते गए, उनके आधार पे हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और ऊपरी पूरा पाषाण काल। अब देखो जो निम्न पूरा पाषाण काल है, आपको 3-4 बातें याद रखनी है बस। एक तो आपको ना साइट्स याद रखनी है, उनके औजार याद रखने हैं, क्योंकि हमने उनका डिवीजन ही उनके द्वारा उपयोग किए गए औजारों के आधार पे किया है। तो हर समय के कुछ स्पेशल औजार हैं, तो उन्हीं के नाम पे उस एज का नाम पड़ा है। तो आपको उसके औजारों को ध्यान से सुनना है। देखो निम्न पूरा पाषाण में शुरुआत में जो सबसे महत्वपूर्ण औजार है वो है हैंडेक्स। हैंडेक्स मतलब उसको आप कुल्हाड़ी भी कह देंगे या हस्तकुठार भी कह देंगे, मतलब जिसको हाथ में पकड़ के आप दूसरे को मार रहे हैं। अब इसका जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है
वो मद्रास से मिला है, मतलब दक्षिण भारत से, मद्रास के अतिरंपक्कम से इसका साक्ष्य मिला। दूसरा इसी काल का सब दूसरा इंपॉर्टेंट वो है क्लीवर। क्लीवर क्या होता था? मतलब ऐसे उखाड़ने के काम आता था, छीलने के, पेड़ों को चीरने के लिए क्या दोनों तरफ उसका धारदार किनारा होता था, शार्प होता था, उसको छीलने के काम आता था। एक तो आपको हैंडेक्स को याद रखना है, एक क्लीवर को याद रखना है। तीसरा होता था स्क्रैपर। स्क्रैपर को हिंदी में कहते थे खुरचनी। मतलब अंतर क्या है? क्लीवर दोनों तरफ से धारदार है ब्लेड की तरह से, और जो स्क्रैपर है वो सिर्फ एक तरफ से धारदार है चाकू की तरह से। इतना नहीं पूछेगा, बस वो हैंडेक्स को पूछेगा कि हैंडेक्स किस समय से था। तो हैंडेक्स निम्न पुरापाषाण काल में, और इसका पहला साक्ष्य मद्रास से मिला है। दूसरा एक ये बताऊं, जो ये शुरुआती पुरापाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल, इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य आपको उत्तर पश्चिम में, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ेगी, एक आपका सोहन नदी घाटी, वहां से मिले हैं। इसलिए निम्न पुरापाषाण काल को आप सोहन संस्कृति भी कहेंगे। वो ये पूछ सकता है कि सोहन कल्चर किस समय से रिलेटेड है, तो सोहन कल्चर जो है आपका निम्न पुरापाषाण काल से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और सोहन कल्चर जो था, यहाँ पे क्या था? पेबुल, चापर, चापिंग तरह के उपकरण मिलते थे। इस टर्म को आपको याद रखना है, पेबुल, चापर, चापिंग, ये सोहन संस्कृति की विशेषता है। पेबुल, चापर, चापिंग क्या था? देखो जैसे सोहन नदी घाटी का एरिया था, एक तो आप ये मानना कि जो पाषाणकालीन लोग थे वो नदियों से बहुत ज्यादा दूर जाके रहना उन्होंने नहीं किया, वो नदियों के किनारे पहाड़ियों पे रहते थे। तो जो नदी में पानी के बहाव से जो पत्थर गोल हो जाता है, गोल मटोल सा हो जाता है, उसी को मार के वो फल तोड़ते थे, उसी को मार के वो शिकार करते थे। तो पेबुल का अभिप्राय क्या होता है कि पत्थर के वे टुकड़े जो पानी के बहाव से या पानी की रगड़ से गोल हो गए हैं, उन्हीं को आप पेबुल कहेंगे। चिकने हो गए, सपाट हो गए, तो पेबुल था। पत्थर से जो टुकड़े गोल हो गए, मतलब व्यक्ति को स्वयं से कोई टेक्निक नहीं आती थी औजार बनाने की, इसके अलावा जो पत्थर गोल हो गए उसको पकड़ने में आसानी हुई, उसको पकड़ के उसने मारना शुरू किया। तो आपको ये याद रखना है कि निम्न पुरापाषाण काल में इंपॉर्टेंट जो उपकरण क्या थे, वो तो एक आपका हैंडेक्स था, एक क्लीवर था, एक स्क्रैपर था। दूसरा इस समय का जो क्षेत्र था इंपॉर्टेंट, वो सोहन नदी घाटी का क्षेत्र था, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में पड़ेगा। यहाँ पे एक कल्चर था आपका पेबुल, चापर, चापिंग। तो पत्थर के वे टुकड़े जो पानी के बहाव से गोल हो गए उनको पेबुल बोला गया, और बड़े आकार के जो पेबुल होते थे उन्हीं को ये चापर उपक्रम कहते हैं। और चापिंग भी इसी तरह से था, पेबुल से ही, पेबुल का ही पतला जो बनता था उसको चापिंग कहते थे। आप देखो शाप से कहां से मिले हैं? कश्मीर से मिले इनके। पहलगाम एक जगह है, वहां से हैंडेक्स मिली है, पहलगाम से। दूसरा क्या है, जो ये सोहन नदी घाटी वाला एरिया है। तीसरा राजस्थान में जो लूनी नदी का क्षेत्र है, वहां से भी इसके थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं, औजार वगैरह। अब आता है आपका ये मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी घाटी वाला एरिया है, यहां से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है कि ये उस समय का जीवाश्म है। अब आता है आपका दक्षिण भारत। अगर दक्षिण भारत में देखोगे तो जो हैंडेक्स थी, जो कुठार, जो आपका हस्त कुठार थी, वो दक्षिण भारत में ही स्पेशली मिली है, मद्रास में, मद्रास के अतिरंपक्कम से। और सर्वप्रथम एक भूगर्भ शास्त्री थे, रॉबर्ट ब्रासफुट। आप इनका नाम बहुत सुनोगे कि हिस्ट्री में जो शुरुआती खोज करनी शुरू की वो भूगर्भ शास्त्री रॉबर्ट ब्रासफुट ने की। लेकिन ये याद रखना, ये मतलब हिस्टोरियन नहीं थे, ये भूगर्भ शास्त्री थे। तो इनको मद्रास के पल्लवरम में, अतिरंपक्कम में हैंडेक्स मिली थी। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखो कि दो कल्चर आपको इस तरह मिलेंगे। उत्तर में जो सोहन नदी घाटी में आपको मिलेगा पेबुल, चापर, चापिंग कल्चर, और दक्षिण में मिलेगा आपको हैंडेक्स कल्चर। बस ये दो चीजें याद रखना। अब इस समय की दो तीन बातें हैं। देखो, पुरापाषाणकालीन मानव को किसी प्रकार की कृषि का ज्ञान नहीं था। इस समय का मानव सिर्फ शिकार करने पे और खाद्य संग्रह पे, खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करने के ऊपर डिपेंड था। इस काल का मानव कोई कृषि नहीं करता था, कोई पशुपालन नहीं करता था, ठीक है, कच्चा मांस खाता था और आत्मरक्षा मतलब स्वयं का बचाव करता था। इस समय की एक ही प्रमुख विशेषता है, वो है आपका पत्थर के औजारों का प्रयोग या पत्थर के हथियारों का उपयोग।
ठीक है, और वो बनाए भी क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाए जाते थे। मतलब आप ये देखोगे कि इस समय के मानव सिर्फ पत्थर के ऊपर डिपेंड है, उसी से मार के जानवरों को खा रहा है और उसी से मार के फलों को तोड़ के खा रहा है, तोड़ के भी नहीं, उसी से मारता था। अब ये देखो, दूसरा है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण में क्या है कि अब इस समय भी मनुष्य पूरा पत्थर के ऊपर ही डिपेंड है, बट इस समय क्या है, पत्थर जो है पतले पतले पपड़ी के रूप में आ गई, और पपड़ी, ये पत्थर की पपड़ियां जो थी वो सारे भारत में पाई गई। मतलब पत्थर जो था थोड़ा पतला होने लगा, और क्वार्टजाइट के स्थान पर फ्लिंट चर्ट इनका उपयोग किया जाने लगा। तो इस समय का जो महत्वपूर्ण है वो फलक है। फलक एक तरह का ब्लेड होता था। दूसरा आपका बेदनी है, बेदनी मतलब पॉइंटर, आप ये याद रखना, फलक और बेदनी। तो मध्य पाषाण काल को जैसे उस समय पेबुल चापर चापिंग कल्चर बोला, इसीलिए मध्य पाषाण काल को आपने फलक संस्कृति बोला, क्योंकि इस समय फलकों का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया। और फलक क्या था, पत्थर को तोड़ के, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ के उसको पतला किया गया, और पतला होने से वो ज्यादा तेजी से, मतलब तीक्ष्णता से वार कर रहा था। ठीक है, अब इसके भी लगभग वही साइट्स हैं जो पूर्व पाषाण काल की है, इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं जानना है। तीसरा आता है ऊपरी पूरा पाषाण काल, ऊपरी या उच्च पूरा पाषाण काल। इस समय क्या हुई, जलवायु थोड़ी और गर्म हो गई। इस समय की दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। एक तो चकमक उद्योग, चकमक उद्योग मतलब पत्थरों को तोड़ तोड़ के ये औजार अच्छे बनाने लगे, और मर्द भांड आ जाता है इस समय थोड़ा थोड़ा। और इस समय एक आता है आधुनिक मानव, मतलब होमो सैपियंस, जो आज का मानव है उसकी शुरुआत इसी समय से मिलती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस की शुरुआत जो है किस काल में हुई, तो ये आपका ऊपरी पूरा पाषाण काल में हुई। और इस काल का एक ही प्रमुख औजार है, वो है ब्लेड। मतलब उसको आप खुरचनी कह ले, तक्षणी कह ले, कुछ भी कह ले, बट ब्लेड होता था जैसा आज का ब्लेड है उसी की आकृति होती थी। लंबाई जो होती थी चौड़ाई के मुकाबले दुगनी होती थी, और दोनों किनारे उसके धारदार होते थे। तो इस समय की जो प्रमुख साइट्स है, एक तो वही साइट्स हैं जहां से वो मिल रही है। दूसरा आप ये देखोगे यूपी में बेलन नदी घाटी के आसपास मिलेगा लोहद नाला, चौपानी मांडो मिलेगा, पशुओं की हड्डियां मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में भी साइट्स मिलेंगी इसकी। लेकिन आप ये देखना, सिंधु और, मतलब सिंधु नहीं, गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों में पाषाणकालीन जो साइट्स हैं वो नहीं मिलती है। अब ये तो हो गया आपका पाषाण काल। अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल, मतलब मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज कब से है, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। मतलब क्या था, जो बर्फ पड़ी थी वो पिघल गई, जलवायु गर्म होने लगी, ड्राई होने लगी। मतलब इससे पहले जलवायु में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। और पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है वो मध्य पाषाण काल है। आप ये देखो, जलवायु में परिवर्तन हुआ तो मानव जीवन में परिवर्तन हुआ, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की जातियों में, प्रजातियों में अंतर हुआ, औजार बनाने की तकनीकी नई आ गई। तो आप ये ध्यान रखना, इस काल में पहली बार छोटे छोटे औजार बनाए गए जिनको माइक्रोलिथिक कहा गया। इंपॉर्टेंट है, माइक्रोलिथिक किस टाइम पीरियड से संबंधित है, तो वो मध्य पाषाण काल से है। यहाँ से मेंस का कुछ आता भी नहीं। औजार बनाने की जो तकनीकी में परिवर्तन हुआ, छोटे छोटे औजार बनाए गए जिनको माइक्रोलिथिक कहा गया। और उसके साथ क्या है, शिकार करने की प्रक्रिया में या तकनीकी में परिवर्तन हुआ। जैसे पहले बड़े जानवरों का शिकार कर रहे थे, अब ये लोग क्या है, छोटे जानवरों का शिकार करना भी इन्होंने शुरू कर दिया। एक क्या है, लास्ट में आके ये लोग थोड़ा थोड़ा पशुपालन करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, इस समय के जो औजार होंगे उनको माइक्रोलिथिक बोलेंगे। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे, देखो 1 से 8 सेंटीमीटर तक के औजार मिलेंगे। ब्लेड मिलेगा, पॉइंट मिलेगी, ट्राइंगल मतलब त्रिकोणीय टाइप के औजार मिलेंगे, एक जैसे हसिया टाइप से होती है, ल्यूनर शेप में जो होती है वो मिलेंगे। तो एक आपको ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाते थे उस टेक्निक को बोलते थे फ्लूटिंग। अब इनके जो साक्ष्य मिले हैं, राजस्थान में आपको बागोट मिलेगा, इंपॉर्टेंट जगह है। पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य यहीं से मिला, राजस्थान के बागोट से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और बागोट जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन साइट्स है।
फिर गुजरात में आपको अखज और लगनाज मिलेंगे। लगनाज से क्या, रेत के टीले मिले, जलवायु शुष्क हो गई, सबसे पहले रेत के टीले मिले। फिर उत्तर प्रदेश की कई सारी साइट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो एक सराय नहरराय है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से आपको स्तंभगढ़ मतलब जो बीम बनाते हैं, आज जैसे मकान बनाते हैं उसमें गड्ढे में एक पिलर बनाते हैं, उसके ऊपर फिर छत बनाते हैं, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्या है, बहुत सारे नरकंकाल मतलब जो जीवाश्म है उसके साक्ष्य मिले हैं। अस्थियों के मतलब हड्डियों से और सींगों से जो बने औजार हैं उनके भी साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह यूपी में ये पड़ेगा, इलाहाबाद के क्षेत्र में है ये तीनों, प्रतापगढ़ में महदहा पड़ेगा, महदहा। फिर दमदमा पड़ेगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। दमदमा से एक साथ 41 डेड बॉडी के साक्ष्य मिले हैं। फिर आपको पड़ेगा यूपी में ही पड़ेगा चौपानी मांडो, फिर और यूपी फिर मिर्जापुर के आसपास पड़ेगा लेखैया। सबसे बड़ा नरकंकालों का समूह मिला है लेखैया से, एक बार पूछा भी था। फिर आप ये पढ़ो, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, भीमबेटका है, आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य हैं, भीमबेटका है। कर्नाटक में संगनकुल्लू है, हल्ली है, तमिलनाडु में है। अभी भी आप ये देखो कि जो मानव है वो शिकार पे निर्भर है, परंतु अब क्या है, अब पशुओं से उसका परिचय बढ़ गया। पहले वो केवल बड़े पशुओं का शिकार करता था, अब वो छोटे पशुओं का शिकार भी करने लगा। जो चकमक उद्योग था, कुम्हार का उद्योग था, वो भी थोड़ा थोड़ा सामने आने लगा। मतलब मर्द भांडों का जो बनना, मिट्टी के बर्तनों का जो बनना शुरू हुआ वो इसी समय शुरू हुआ है। और आप ये लगा लो कि जो सराय नहरराय है और मैदहा है, वहां से जो समाधियां मिली हैं या नरकंकाल मिले हैं उसमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इससे ये कहते हैं कि हो सकता है भाई इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए हो, क्योंकि समाधियों में उपयोग किए हैं। अब आता है आपका, अब इस काल की दो विशेषताएं हैं, वो ये देखो, भीमबेटका और आदमगढ़ दोनों एमपी में है। भीमबेटका भोपाल जिले में नहीं, रायसेन जिले में पड़ेगी, रायसेनगंज के पास। तो भीमबेटका और आदमगढ़ से ही ये जानकारी मिली, जो गुफा में चित्र मिले हैं उससे ये जानकारी मिली कि जो व्यक्ति था बड़े जानवरों का शिकार समूह में करता था। मतलब कई सारे लोग एक साथ मिलकर एक बड़े जानवर को मारते थे और छोटे छोटे जानवरों को अकेले मारते दिखाया गया है। ये लोग पशुपालन भी करने लगे थे। आदमगढ़ और बागोट से पशुपालन के साक्ष्य मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 5000 ईसा पूर्व की ये बात है। सर्वप्रथम जो इनका पालतू पशु था वो कुत्ता था, कुत्ते को इन्होंने पाला सबसे पहले। और इसी समय में राजस्थान की जो सांबर झील है वहां से निक्षेप मिले हैं कि पेड़ पौधे लगाने भी इन्होंने शुरू, वृक्षारोपण के साक्ष्य भी मिले हैं। तो आप ये देखो, भीमबेटका से पुरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण तक के चित्र मिलते हैं। ऐसे ही बेलन घाटी से पुरा पाषाण से लेकर नव पाषाण तक के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम आते हैं नियोलिथिक एज पे, नव पाषाण काल जो है। देखो नव पाषाण काल को कई बार तो कुछ वैज्ञानिकों ने या कुछ इतिहासकारों ने क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी एज बोला है, ठीक है। इस काल में व्यक्ति खाद्य संग्रह से या खाद्य उपभोक्ता से खाद्य उत्पादक बन गया। मतलब जो मानव था, जो अब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड था, वो शिकार करके या वस्तुओं को छीन के तोड़ के खा रहा था, अब उसने खेती करना शुरू कर दिया। तो क्या था, व्यक्ति जो था उपभोक्ता से उत्पादक बन गया, खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। दूसरा, अगर नियोलिथिक एज की आप बात करोगे तो अगर विश्व स्तर पे बात करो, वर्ल्ड लेवल पे, तो ये 9000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। और अगर भारतीय उपमहाद्वीप में बात करोगे तो 7000 ईसा पूर्व में मेरगढ़ से साक्ष्य मिला है पाकिस्तान में। लेकिन अगर भारत की बात करोगे, स्पेशली भारतीय उपमहाद्वीप के बजाय भारत की बात करोगे, तो ये 5000 ईसा पूर्व में विंध्या पर्वत में जो नर्मदा घाटी है वहां पे साक्ष्य मिले हैं। और दक्षिण भारत में देखोगे तो 250 ईसा पूर्व, मतलब जिस समय उत्तर भारत में नगरीकरण शुरू हो गया, सिंधु सभ्यता आ गई, उस समय दक्षिण भारत में क्या है, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो इसलिए किसी भी एज को आप पूरे वर्ल्ड में एक साथ डिनोट नहीं कर सकते, अलग अलग टाइम पे अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। अब ये देखो कि नवपाषाण शब्द का प्रयोग जो था, सबसे पहले एक हिस्टोरियन थे सर जॉन लुबाक,
उन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया और इन्होंने कुछ फीचर्स बताए। इससे आगे एक वो थे गार्डन चाइल्ड ने क्या किया कि कुछ फीचर्स बताए, किसको आप नवपाषाण कहेंगे, किसको आप क्रांति कहेंगे। कृषि कार्य हो रहा हो, पशुओं को पालना शुरू कर दिया हो, लोगों ने मतलब पत्थर के औजारों को घिस के नए औजार बनाने शुरू कर दिए, उन पे पॉलिश करना शुरू कर दिया और मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। ऐसे 4-5 फीचर्स बताए और ये बताया कि जब भी ये विश्व में ये फीचर्स जहां भी मिले उसको नियोलिथिक साइट्स इन्होंने घोषित कर दिया। तो मतलब क्या किया कि इस काल के जो इस समय के जो व्यक्ति थे वो पत्थर के औजार और हथियारों का उपयोग करते थे, खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे। और इन्हीं कुल्हाड़ियों के आधार पे हम जो इनकी साइट्स हैं उनको 3 भागों में बांटेंगे। देखो, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, उत्तर पूर्व के क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। अगर उत्तर पूर्व में देखेंगे तो ये लोग कुल्हाड़ियों पे पॉलिश करते थे और इस समय बिहार में मिलेगा आपको चिरांद, यहाँ से मतलब कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिले, हड्डी के उपकरण मिले हैं, यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं। दूसरा असम में मिलेगा दाबूजली, यहाँ से भी, और उड़ीसा में मिलेगा कुचाई। फिर अगर उत्तर पश्चिम में चलोगे तो यहाँ एक नया ही कल्चर आपको मिलेगा, कश्मीरी कल्चर आपको मिलेगा, नवपाषाण संस्कृति, मतलब गर्त आवास। जमीन के अंदर जो घर बनाए जाते थे उसको बोलते थे गर्त आवास। गर्त आवास मतलब गड्ढे में बनाए गए घर। और मर्द भांड अलग तरह के होते थे, मिट्टी के बर्तन इनके बिल्कुल अलग तरह के थे, पत्थर के तरह तरह के औजार ये लोग बना रहे थे। तो आप ये देखो, यहाँ पे एक साइट्स मिलेगी कश्मीर के पास आपको, मेहरगढ़। मेहरगढ़ मतलब पाकिस्तान में पड़ती है। यहाँ से नवपाषाण से लेके हड़प्पा तक के साक्ष्य मिलेंगे। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट साइट्स है। यहाँ से ही पहली बार आपको खेती का साक्ष्य मिलता है, गेहूं की खेती हो रही थी, जौ की खेती के साक्ष्य आपको यहाँ से पहली बार मिलते हैं। और आपको एक दूसरी साइट्स मिलेगी कश्मीर में, बुरजोम से स्पेशली ये फीचर्स कहीं और नहीं मिलता। जो गर्त आवास का साक्ष्य है, जमीन में के अंदर बनाए गए घरों का साक्ष्य है, वो केवल बुरजोम से मिलता है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब जो कब्र मिली है, कब्र में दिखाया गया है कि लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था और कुत्ते को पालते थे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति की कब्र है, उसकी कब्र में भी उसके साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये केवल कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है और आपका गर्त आवास के साक्ष्य है, ये आपको बुरजोम से ही मिलेंगे। फिर तीसरी साइट यहाँ की मिलेगी गुफरकाल। गुफरकाल को देखें तो बोलेंगे कुमार की गुफा। यहाँ ये साइट पशुपालन के लिए जानी गई, कृषि कार्य के लिए जानी गई। अब फिर अगर हम देखेंगे, आप लोग अगर बुरजोम की या यहाँ के लोगों के मर्द भांडों को देखें तो ये लोग धूसर मतलब धूमिल सी मिट्टी होती थी, कोई उसमें फिनिशिंग नहीं होती थी, ऐसे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। अगर हम मध्यवर्ती क्षेत्र में देखें, बीच वाला जो क्षेत्र है, तो उसमें आपको बेलन नदी वाला, लोहदनाला वाला इंपॉर्टेंट मिलेगा, मेहदा मिलेगा, चौपानी मांडो मिलेगा। अब चौपानी मांडो में आप ये देखना, लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया और झोपड़ियां मिलेंगी, मतलब इस समय लोगों ने घर बना के रहना शुरू कर दिया, स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलेंगे। देखो, खेती करने लगे, खेती के साथ पशुपालन करने लगे, और पशुपालन इन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू किया, खेती के लिए स्थायी जगह, एक जगह रहना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया। ये तीनों फीचर्स एक साथ है, खेती, स्थायी जीवन और पशुपालन। हालांकि पशुपालन इससे पहले ही ऊपरी पुरापाषाण काल में, मतलब मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था, लेकिन इस समय बहुत बड़े एरिया में या बहुत सारे जानवरों का ये लोग पशुपालन करने लगे। एक आपको चौपानी मांडो से मिलेगा साझा चूल्हा के साक्ष्य, मतलब कई सारी झोपड़ियां हैं, उनके बीच में एक चूल्हा बना है। और आपको मिलेगा, मतलब जो चौपानी मांडो से जो मर्द भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो विश्व के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन है। दक्षिण में इस समय देखोगे आप, गोदावरी नदी के दक्षिण में मिलेगा कि क्या था, वहां पे जो साइट्स मिलेंगी वो 2600 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के समय में मिलेंगी, मतलब बहुत बाद में नवपाषाण की साइट्स जो है दक्षिण में मिलेंगी। और क्या था, किस समय वो अर्थव्यवस्था शिकारी से उत्पादक बनी, उसका कोई स्पष्ट जानकारी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे कर्नाटक में मास्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, आंध्र प्रदेश में आपका उतनूर है, नागार्जुन कोंडा है,
मतलब यहाँ से आपको राख के टीले मिलेंगे। राख के टीले कैसे? जैसे ये कहते हैं, हो सकते हैं मवेशियों के बाड़े रहते हो, उन बाड़ों में जो गोबर इकट्ठा हो जाता है या तो वो खुद से जल गया या उसको जला दिया गया। मतलब ये लोग आग का प्रयोग भी अब रहने के लिए शुरू करने लगे। तो ये कहते हैं कि जहां उत्तर भारत के लोगों ने गेहूं जो इन चीजों की खेती की, वहीं दक्षिण भारत के लोगों ने जो सबसे पहले फसल उगाई वो रागी थी। तो एक आपको ये याद रखना है कि पशुपालन के जो साक्ष्य हैं बागोड़ से और आदमगढ़ से मिले हैं। और इस काल में मनुष्य जो था खाद्य पदार्थों का संग्रह के बजाय उत्पादक बन गया। उसने कृषि कार्य पशुपालन करना शुरू कर दिया। इस समय अग्नि का प्रयोग करना भी उसने अपने लिए शुरू कर लिया और भोजन को पका के खाने लगा। खेती की शुरुआत हुई, जिसके नाते लोगों ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया और खेती करते थे, स्थायी रहते थे, तो पशुपालन करना शुरू कर दिया। अनाज रखने के लिए बर्तन बनाने की जो शुरुआत हुई वो भी इसी समय हुई। पहले बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था मिट्टी से, फिर उसके बाद में कुम्हार के चाक पे बनाया जाने लगा। तो जो सबसे पहले उद्योग बना वो कुम्हार का चाक उद्योग था। तो इस समय मानव ने एक सभ्यता के द्वार पे कदम रखा और नवपाषाण युग के अंतिम समय में ही लोगों ने धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया। और जब सबसे पहले यूज की गई धातु थी वो थी तांबा। तांबे का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया। तो जो नवपाषाण युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है खेती करना, पशुपालन करना और धातु विज्ञान की प्रगति, मतलब तांबे का उपयोग करना। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल को। तो ताम्रपाषाण काल में आप ये देखो, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण की शुरुआत हुई और ताम्रपाषाण को बोलेंगे कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक कल्चर। मतलब इसको भी देखो, नवपाषाण काल था, उसमें आपने दो भाग देखे। एक तो जब मर्द भांडों का, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था तब, एक नहीं होता था तब। शुरुआती चरण में मिट्टी के बर्तनों का और तांबे का उपयोग नहीं होता था, बाद के चरण में आके तांबे का उपयोग और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा। तो आपको अगर कोई पूछे तो मानव ने सबसे पहले किस मेटल का उपयोग किया, तो वो तांबा थी। किस जानवर को पालतू बनाया, तो वो कुत्ता था। अब देखो ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण को आप क्या कहोगे? देखो, ताम्र का मतलब है तांबा, पाषाण का मतलब है पत्थर। तांबे का और पत्थर का उपयोग साथ साथ किया गया। आप ये देखो, तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी किसी युग की कोई विशेषता होती है तो वो शुरुआती चरण में होती है और जनसंख्या का एक बड़ा भाग उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता। अगर कोई आपसे पूछे कि ताम्रपाषाण काल में सबसे ज्यादा औजार या वस्तुएं किस चीज की बनी होती थी, तो वो पत्थर की ही बनी होती थी, क्योंकि तांबे का उपयोग अभी उतने व्यापक पैमाने पे नहीं होता है। लेकिन तांबे का उपयोग हो रहा है, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहेंगे। तो देखो, जो ताम्रपाषाण काल था वो पूरे भारत में एक समय पे नहीं हुआ, ये अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में इसको उपयोग मिलेगा। कुछ उत्तर पश्चिम में, कुछ मध्य भारत में, कुछ दक्षिण में। अब देखो, ताम्रपाषाण काल को अगर समय के हिसाब से देखो, मतलब तकनीकी के हिसाब से देखो, तो पहले तांबा आना चाहिए, बाद में सिंधु सभ्यता आनी चाहिए, क्योंकि तांबे को और टीन को मिला के तो कहां सा बनाया गया। लेकिन अगर साइट्स के मिलने की बात करें कि उनकी जो खोज शुरू हुई, तो कुछ साइट्स जो है सिंधु से पहले समय की मिलती है, कुछ साइट्स जो है सिंधु से बाद के समय की मिलती है। अगर ताम्रपाषाण कालिक बस्तियों की बात करेंगे हम, तो जो उत्तर पश्चिम की जो साइट्स हैं वो ज्यादा डेवलप कर जाती है, नगरीकरण मिलने लगता है, और जब दक्षिण की जो साइट्स हैं वो ग्रामीण साइट्स के रूप में मिलती है। मतलब कुल मिला के अगर आपको कहा जाए, ताम्रपाषाणिक जो कल्चर था वो एक ग्रामीण कल्चर था। अब ये देखो, इसमें भी क्या है, पत्थर का और तांबे का उपयोग हुआ, लेकिन कहीं कहीं इनकी साइट्स में कांसे का उपयोग होने लगा, जिस नाते इनको ये कह दिया कि यहीं से जो है देखो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। तो जब हम ताम्रपाषाणिक साइट्स की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे एक राजस्थान में आहड़ संस्कृति, अलग अलग साइट्स है, उनके क्षेत्र है और उन्हीं के नाम पे उनके कल्चर पड़ गए हैं। आप ये देख सकते हो कि किस किस साइट्स को जो है आप ताम्रपाषाण में इंक्लूड करेंगे। तो देखो, जैसे राजस्थान में आहड़ संस्कृति है। आहड़ जो संस्कृति है राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, आहड़ के पास ही पड़ेगा बनास नदी, बनास नदी घाटी में है आहड़, तो इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। जो बनास नदी घाटी में महत्वपूर्ण साइट्स है वो है आहड़, तो आहड़ संस्कृति भी कह देते हैं।
बनास नदी घाटी में है तो बनास संस्कृति भी कह देते हैं। और यहीं पे एक साइट्स मिलेगी आपको गिलुन। तो जो राजस्थान में बनास संस्कृति है उसकी दो साइट्स हैं, आहड़ और गिलुन। यहाँ पे क्या है, तांबा है, खेतड़ी की खाने हैं, तो यहाँ पे जो है तांबे का सबसे शुरुआत में उपयोग होता है। और आहड़ का नाम ही ताम्रवती रख दिया जाता है, मतलब तांबे वाली जगह। कहीं कहीं आपको आहड़ का नाम जो है ताम्रवती मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो औजार थे वो पत्थर से ज्यादा तांबे के मिले हैं, और जो मर्द भांड थे वो लाल काले मिले हैं। अब आप ये देखो, फिर आता है नीचे नर्मदा नदी के पास मालवा, नर्मदा नदी घाटी में मालवा। मालवा में आपको मिलेगा एक कयाथ मिलेगा, एक एरण मिलेगा, एक नबदा टोली मिलेगा, 3 साइट्स मिलेंगी। कैथा मिलेगा, उसको कयाथ भी कहीं कहीं मिलेगा, एरण मिलेगा और नबदा टोली मिलेगा। देखो यहाँ पे भी जो कैथा संस्कृति है, अब आपको ये याद रखना है यहाँ पे तांबे के साथ साथ कांसे का उपयोग मिला है, कांसे के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए कहते हैं कि जो ये कैथा संस्कृति है ये हड़प्पा की समकालीन साइट्स है, मतलब हड़प्पा की कनिष्ठ इसको मान लेते हैं। ये हड़प्पा के समय की है क्योंकि यहाँ पे कांसे का उपयोग भी मिला है। दूसरा यहीं पे एक मिलेगा नबदा टोली, यहाँ पे भी मर्द भांड मिट्टी के बर्तन बनते थे। तीसरा एक मिलेगा मालवा मर्द भांड, मतलब जो नबदा टोली है यहाँ पे स्पेशल बर्तन बनते थे। स्पेशल बर्तन मतलब लाल बर्तन बनते थे, काले बर्तन होते थे उस पे लाल पॉलिश कर देते थे, तो उसको स्पेशली लाल पॉलिश वाले बर्तन कहते थे। मतलब पूरे पाषाण काल में, पूरे स्टोन एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्रेट है वो मालवा के। और आपको ये याद रखना है कि पूरे ताम्र पाषाण काल में मालवा पोर्ट्रेट को सबसे अच्छा माना गया। फिर इसी तरह से इसका तीसरी जो साइट्स है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 साइट्स मिलेंगी आपको, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। इसको जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, इसको दैमाबाद भी कह सकते हैं क्योंकि दैमाबाद सबसे बड़ी साइट्स थी। और यहाँ पे भी तांबे के साथ साथ आपको कांसे के उपकरण भी मिले हैं। आप ये देखोगे कि दैमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य की एक आकृति मिली है, इसलिए इसको भी कहते हैं कि ये भी हड़प्पा की समकालीन है। अब इसी समय जोरवे है, नेवासा है, नेवासा भी जोरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण साइट्स है। तो अगर मैं आपको बात करूं ताम्र पाषाणिक संस्कृति की, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी और संपूर्ण भारत में इसकी साइट्स थी, एक उत्तर पश्चिम में, एक मध्य भारत में, एक दक्षिण में। आप ये देखो, उत्तर पश्चिम में बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति, मध्य में मालवा संस्कृति जिसकी कैथ है, नबदा टोली है, एरण है, और दक्षिण में महाराष्ट्र में आपकी जोरवे संस्कृति। 3 इसकी इंपॉर्टेंट साइट है। और उसमें भी जो नर्मदा में लाल पॉलिश वाले मर्द भांड बन रहे हैं वो मालवा संस्कृति की स्पेशल फीचर्स थी, इसलिए उसको मालवा मर्द भांड भी कहते थे। और जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी उनका सबका रहन सहन कल्चर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग था। हालांकि सब लोग धर्म का, तांबे के बर्तनों का इनका उपयोग करते थे, लेकिन ताम्र पाषाण काल की कुछ साइट्स जैसे उत्तर की साइट्स है वो नगरीकरण के रूप में आ गई, और जो दक्षिण की साइट्स है वो इतनी नगरीकरण के रूप में नहीं आ पाई। तो ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी, मतलब आपका स्टोन एज की, स्टोन एज में आपको इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जो स्टोन एज के लोग थे वो पहाड़ियों पे बसते थे और मतलब स्टोन का वो उतना प्रयोग नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। वो लकड़ी के हल पे, इन्हीं चीजों पे डिपेंड रहे, और उनको क्या है, पठारी जमीन को खोदने के लिए, उसके लिए उनको लोहे की, सबकी या धातुओं के औजार चाहिए थे जिसका उपयोग वो नहीं कर पाए। दूसरी क्या थी, ताम्र पाषाण के जो लोग थे आपस में कनेक्टिविटी भी नहीं बन पाए। इससे क्या है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति रह गई। कुछ जगह पे इसकी साइट्स आपको सिंधु के बाद मिलेंगी, कुछ समय के इसकी साइट्स आपको पहले मिलेंगी। लेकिन जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो सिंधु से पहले भी मिल सकती है, सिंधु से बाद में भी मिल सकती है, ठीक है। और जो एक बार ये पूछ लिया गया था कि कौन सी 2 संस्कृति एक साथ मिलती है, तो नव पाषाण और ताम्र पाषाण मिलती है।
क्योंकि नव पाषाण के बाद में ही ताम्र पाषाण की शुरुआत हो जाती है, उसी समय पर तांबे का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोन एज के बारे में आपको इससे ज्यादा जानने की तो जरूरत नहीं है। अगर इसमें किसी स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया हो तो वो मुझे बता दे। आपको देखो जो मैंने नोट्स भेजा है ना, वो मतलब अपने आप में पर्याप्त है। उससे ज्यादा आप किसी भी बुक को कुछ ही को भी नहीं पढ़ोगे तो भी आपका आराम से जितने प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए उतने हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को इससे ज्यादा कुछ जानना है या मतलब किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दो। आगे चले, हड़प्पा पे चले। यस मैम। यस मैम। आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, अब तक क्या शासन से शेड्यूल नहीं था, क्लास से डिवाइड नहीं थी। आपने ज्योग्राफी वाले में भी यही इशू देखा, उन्होंने देखो स्टोन एज को हड़प्पा को एक ही लेक्चर में कवर कर दिया, क्योंकि दोनों में बहुत वो होता है। लेकिन ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लास दे रहे हैं, तो वो उन्होंने स्पेशली ये बोला कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको नहीं जाना है। मेंस की क्लासेस प्रीलिम्स के बाद होंगी अक्टूबर के। तो अभी आप स्टोन एज को जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें कल से हम ऐसा करेंगे कि उसके कुछ पॉइंट्स मैं निकाल लिया करूंगी, उसको स्लाइड में चला लेंगे, तो उससे आपको भी देखने में आसानी रहेगी कि ये वाला टॉपिक है, इसके बाद ये वाला टॉपिक है। थोड़ा पॉइंटों में नोट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करना, पहले से उसको अपनी बुक में जो मैंने पीडीएफ भेजी है या जिस स्टूडेंट्स के पास जो भी किताब है, अगर उसको वो अच्छी नहीं लगे तो उसमें से आप एक बार रीड लेना। रीड करने से क्या है, आपको बोरियत नहीं लगेगी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैडम कहानी सुना रही है या क्या हो रही है। देखो हिस्ट्री में है तो घटनाएं ही, बस उनको कितने रोचक तरीके से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है और हमारे जीवन का हिस्सा है तो हमें उसको पढ़ना है। तो कितने रोचक तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो, बस ये आपको एफर्ट करना है। एक बार आप पहले पढ़ लें, एक बार आप क्लास के बाद जब क्लास खत्म हो उसके बाद आप उसको रीड करके और साथ के साथ उसके क्वेश्चन देख ले। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो वो मुझसे पूछ ले कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर प्रीलिम्स के आज तक के आए हुए आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिएगा आप नया क्वेश्चन भी बना लोगे। उससे ज्यादा एफर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप उसी चीज को रिवीजन करते रहें। ठीक, आप देखो हम सिंधु सभ्यता की बात करें, अब तक हमने क्या स्टोन एज को अपना पूरा किया। पाषाण काल में हमने किसको आपको देखा, प्रागैतिहासिक किसको बोलेंगे, आद ऐतिहासिक किसको बोलेंगे, ऐतिहासिक किसको बोलेंगे, उसमें भी हमने क्या पाषाण काल को देखा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल की 2-3 बातें हैं, मध्य पूरा पाषाण काल की 2-3 बातें हैं, उच्च पूरा पाषाण काल की 2-3 बातें हैं। इसी तरह से आप ये देखो मध्य पाषाण काल में आप देख लोगे मेसोलिथिक एज के कुछ फीचर्स हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें नव पाषाण काल, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ताम्र पाषाण काल। देखो मैं बता देती हूँ, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नव पाषाण काल और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब ये देखो चलते हम सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता की मैं आपको बात करूं, इसको आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अब हम इसको स्टडी कैसे करेंगे, कुछ लोगों की क्लास मेरठ कॉलेज में हुई थी, उस समय हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी कर लिया था, लेकिन अभी हम इसके क्या है कुछ हेडिंग्स के रूप में स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की हम स्टडी क्यों करेंगे, दूसरा क्या है इसका नामकरण कैसे हुआ, अलग अलग चीजों के नाम पे नामकरण है, फिर इसका उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ इशू है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, और फिर इसकी जो विशेषताएं हैं वो नगरीकरण है, राजनीति है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, रिलीजन है, संस्कृति है, तकनीकी है, इन सब के बारे में बातें करेंगे। लास्ट में हम सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो पतन कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। देखो आज आपने एक इंपॉर्टेंट बात जानी कि सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री की विशेषता क्या है कि उस समय की चीजें लिखी तो गई, इतिहास को जानने के 2 साक्ष्य हैं, एक पुरातात्विक एक साहित्यिक। तो इस समय पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही
और साहित्यिक साक्ष्य जो है मिलते तो हैं, इस समय की लिपि तो है, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई, तो साहित्यिक साक्ष्य का हमारे लिए कोई महत्व नहीं हो पाया। तो हमने इसका जितना स्टडी किया वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे किया। अब देखो, साहित्यिक साक्ष्यों की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी मेंस का टॉपिक है कि साहित्यिक साक्ष्य कहां तक सही होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य कहां तक इतिहास को प्रमाणित कर पाते हैं। देखो, साहित्य को पुरातात्विक साक्ष्य अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तब तो वो घटना सही है। अगर उस घटना का इतिहास में साहित्य में भी अध्ययन मिला और उस घटना के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल गए, वो घटना सही है। लेकिन अगर उस घटना का साहित्य में वर्णन नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसका प्रयोजन क्या था, उसका उस समय उपयोग क्या हो जाता था। मान लो, देखो, पुरातात्विक साक्ष्य की बात ऐसी हो जाती है जब तक वो उस समय के लोगों द्वारा ना बताई गई हो। अगर मैं ये नहीं बताऊं कि इस वस्तु से मैं लिखती हूँ, पेन, इस समय के लोगों द्वारा ये नहीं बताया जाएगा कि ये पेन है, लेखन कार्य में शुरू होता है। कोई कहेंगे कि नुकीली सी वस्तु है, किसी को इसको खोलना भी नहीं आता होगा, कोई कहेंगे कि खुजली करने के काम आती है, कोई कहेंगे दीवार में लटकाने के काम आती है। तो मान लो कोई पत्थर का गोल टुकड़ा रख देते हैं, कोई कहेंगे ये तो पूजा का है, लिंग की आकृति का साक्ष्य ऐसी लिंग है, कोई कहेंगे नहीं 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 ये गुम्मद है, कोई कहेगा नहीं ये तो पेपर वेट है। तो जिस व्यक्ति ने उसको जिस रूप में देखा है वो उसी रूप में उसकी व्याख्या करने लगता है। तो सिंधु सभ्यता के विषय में भी यही एक आपको विवाद मिलेगा। सिंधु सभ्यता के साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया और पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या अलग अलग विद्वान ने अपने अपने अनुसार की। इसलिए हमें इस समय की जितनी भी जानकारी मिलती है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य पे आधारित है। उसके बारे में ये कह पाना कि वो कहाँ तक सही है, तो आप किसी चीज को पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते कि ऐसा होता था। आप हमेशा यही पढ़ेंगे कि ऐसा होता होगा, हो सकता है वो इस चीज का ऐसे यूज करते होंगे। इसीलिए सिंधु सभ्यता को लेके बहुत ज्यादा विवाद रहता है। आप देखो, पहली तो बात है कि जब इसको इतना विवाद है तो हम क्यों इसको स्टडी करें। तो देखो, आपके सिलेबस में वो चीजें लगाई जाती है जिनके बारे में आपके थॉट को जाना जा सके। कभी भी देखना, ऐसे भी निबंध भी वो दिए जाते हैं जिनके बारे में एक व्यू निकल के आए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात देखो, अगर हम सभ्यताओं की बात करें कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन नाम ज्यादा लिया जाने लगा, हड़प्पा कल्चर। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता जो थी, ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता है, उनमें एक थी भैया मेसोपोटामियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। मतलब विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है उनमें नाम लिया जाता है सिंधु सभ्यता का। और विशेषता किसकी है? भारत की। तो भारत के लोगों के लिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं जो हैं, सभ्यताओं में से एक सभ्यता जो है वो हमारे यहाँ है। मतलब हम लोग जो हैं वो आज जितना उत्थान है वो ऐसे नहीं है, हम लोग काफी पहले से नगरीकृत हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि नगरीकृत सभ्यता है। मतलब आप देखोगे कि ऋग्वैदिक लोग भी ग्रामीण है, आज भी भारत का एक बहुत बड़ा तबका ग्रामीण है। और ये कहते हैं कि उस समय, जिस समय अधिकांश देशों में मतलब जीवन भी नहीं शुरू हुआ था, नगरीकरण का तो नाम ही सोचो, उस समय भारत में नगरीकरण था और भारत में सिंधु सभ्यता मिली है। फिर तीसरा आपको ये देखना है कि भारत का प्रथम, एशिया का प्रथम नगरीकृत सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। तीसरा हम स्टडी करेंगे इसमें। आप ये देखो, सिंधु सभ्यता की खोज कब शुरू हुई? तो जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा उनको पता होगा 1921-1922 में इस पे रिसर्च शुरू हुई। जबकि सभ्यता कब की है? 2000-3000 ईसा पूर्व की। तो रिसर्च कब शुरू हुई? 1921-1922 में। अब ये देखो, इस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में औपनिवेशिक काल में, मतलब कॉलोनियल टाइम पे, कुछ इंपॉर्टेंट काम ऐसे हुए जिससे विश्व समुदाय का जो ध्यान था वो भारत की तरफ चला गया।
देखो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो है आपका वो सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे हैं अपना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी छाए हुए हैं, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। ये व्यक्ति कहां से है? भारत से। भारत का एक नाम उभर के आता है। दूसरा क्या है, जब 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन होता है तो वहां पे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं और इतना अच्छा भाषण देते हैं कि पूरे विश्व समुदाय के लोग मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति कहां से है? भारत से। कि जरूर भारत में कोई बात है। तीसरा क्या है कि जब 1905 में रूस जो है, रूस पर जापान विजय कर लेता है तो पहली बार ये लगता है कि किसी एशियाई राष्ट्र ने यूरोपियन राष्ट्र पे विजय प्राप्त कर ली। मतलब एशिया में भी दम है, एशिया के लोग भी महत्वपूर्ण है। ठीक। 1904 में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामने आता है। ठीक है। उससे पहले माना जाता था कि मैकियावेली ही दार्शनिक है, उससे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन जब 1905 में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है जो कि राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है, तब भारत की ओर सब लोगों का अनायास ही ध्यान चला जाता है कि भारत इतना इंपॉर्टेंट राष्ट्र है। अब देखो भारत के लोगों के लिए तो एक स्वाभिमान की बात है ना कि भाई हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो हो सकता है यूपीएससी में ये सिलेबस इसलिए रख लिया गया हो कि किसी स्टूडेंट्स के मन में आ जाए और वो सिंधु लिपि को पढ़ने में थोड़ी जागरूकता दिखाए तो भारत के नाम एक उपलब्धि और जुड़ जाए कि वास्तव में सभ्यता कैसी थी। अब देखो इतनी सब चीजें हुई और भारत में खोजें होनी शुरू हो गई भौगोलिक उसमें। फिर तीसरा क्या था, गार्डन चाइल्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि कैसे भारत में ये हुआ कैसे कि खाद्य संग्रह से नवपाषाण काल का जो व्यक्ति था खाद्य संग्रह, वो नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक बन गया। वो सिर्फ खाना उपजा रहा है और उसके 3 शताब्दी बाद ही भारत का एक विशेष क्षेत्र नगरीकरण के उस लेवल को प्राप्त कर जाता है कि विश्व में सबसे बेस्ट नगरीकरण यहीं पे था। जो अर्बनाइजेशन था वो सबसे अच्छा यहीं पे था। तो मतलब कैसे लोगों के अंदर एक जागरूकता हुई। फिर दूसरे इसके प्रसार की बात करें कि भाई एरिया भी कम नहीं था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अगर मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यता को मिला दे तो भी उससे 20 गुना बड़ी है कि इतने बड़े क्षेत्र में एरिया। अब देखो समस्या क्या हुई। अब ब्रिटेन के लोगों ने काम करना शुरू तो कर दिया। जैसे 1904-05 के पास जब कर्जन थे तो कर्जन ने पुरातत्व विभाग की नींव डाली और अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का हेड बना दिया। फिर जब 1920-21 की बात हुई तो यहाँ पे क्या थे, एक वो थे पुरातत्व विभाग के जो हेड थे वो आपके जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने क्या था, खुदाई करानी शुरू की। उनके निर्देशन में खुदाई होनी शुरू हुई। अब खुदाई भी क्यों होनी शुरू हुई कि सबसे पहले मतलब 19वीं शताब्दी में जिस समय भारत में रेलवे निर्माण पे काम हो रहा था 1865 के आसपास, तो जब यहाँ पे रेलवे बिछाई जा रही थी तो यहाँ से उठा के ईंटें रेलवे में लगाई गई और वो आज तक चल रही है। तो ब्रिटेन के लोगों को लगा, ब्रिटिश लोगों को इतना मजबूत पत्थर यहाँ से मिला है, लेकिन उन्होंने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, उसको वहीं छोड़ दिया। पहली बार रेलवे निर्माण की जब बात थी, चार्ल्स मैसन करके एक वो थे जो रेलवे निर्माण का कार्य देख रहे थे, उन्होंने देखा यहाँ की ईंटों का प्रयोग रेलवे की पटरी बिछाने में किया। पहली बार तब ये साक्ष्य आया हड़प्पा का। फिर दूसरा क्या था, अब खोज होने शुरू हो गई, खुदाई होनी शुरू हो गई। अब कुछ साइट्स मिलनी शुरू हुई जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब। लेकिन फिर इन साइट्स को रोक दिया गया, खुदाई को रोक दिया गया। क्यों? मतलब लिपि नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी गई लिपि? सबसे समस्या क्या है कि लिपि नहीं पड़ी जा रही है। दरअसल क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों में अहंकार आ गया। उनको लगा कि अगर हम लिपि को पढ़ लेंगे तो सिंधु सभ्यता की जो वास्तविक कहानी है वो सामने आ जाएगी। अब जिस भारत का हम शोषण कर रहे हैं उसको सभ्य बनाने के नाम पे, जब धन के शोषण की थ्योरी आने लगी, भारत के लोग कहने लगे
कि आप हमारा जो है शोषण कर रहे हैं, आप हमारा धन का निकासी कर रहे हैं यहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपका शोषण नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। अब जो पूरे विश्व समुदाय में आप डंका बजा रहे हो कि भारत जो है एक बर्बर राष्ट्र है, भारत जो है मतलब सभ्य लोग नहीं है, हम वहाँ के लोगों को शासन पद्धति सिखा रहे हैं, हम वहाँ के लोगों को ये सब चीजें सिखा रहे हैं, हम शोषण नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको बेटर गवर्नेंस दे रहे हैं। तो अगर लिपि पढ़ ली गई तो ब्रिटेन के लोगों में ये अहंकार आ गया कि अगर लिपि पढ़ ली गई तो ब्रिटिश जो है सभ्यता को विकसित करने का श्रेय किसको देंगे? क्या सोसाइटी में ये बोलेंगे कि जो राष्ट्र इतने पहले से सभ्य है, जब ब्रिटेन में ही कोई नामो निशान नहीं था तब से सभ्य है, उसको आज हम सभ्य बनाने चले हैं। और वो नहीं चाहते थे कि जो सभ्यता के विकास का जो श्रेय है वो भारत के लोगों को दे, तो इसलिए उन्होंने लिपि के पढ़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसीलिए आप ये देखोगे इसके लगभग 1500 साइट्स अब तक खोज लिए गए, 2000 साइट्स के आसपास आ गए। लेकिन 1921 में जिस समय खुदाई कार्य शुरू हुआ तब से लेके और 1947 तक केवल इसके 40 साइट्स खोजे गए थे और बाकी साइट्स पे काम ही नहीं किया गया। उसके बाद भारत के लोगों ने खुदाई पे कार्य शुरू किया, तब ये सभ्यता ज्यादा प्रसार में आई। तो मतलब क्या था, लिपि क्यों नहीं पढ़ी गई? एक तो अक्षर कम थे लिपि के, दूसरी चीज कोशिश नहीं की गई, और एक समस्या ये आई कि यहाँ से कोई बाइलिंगुअल वो नहीं मिला, लेख नहीं मिला, जिससे क्या है उसको पढ़ना आसान हो जाए। तीसरा क्या था, ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, वो नहीं चाहता था कि लिपि पढ़ी जाए, इसमें मेहनत की जाए, तो इसलिए लिपि भी नहीं पढ़ी गई। अब इन सब कारणों की वजह से यहाँ पे समस्या आ जाती है इतिहास लेखन की, जिसको जैसा समझ आया उसने ऐसा लिख दिया। तो इसलिए इसकी उत्पत्ति के बारे में भी आपको विवाद मिलेंगे, इसके समय पीरियड के बारे में भी आपको विवाद मिलेंगे, इसके पतन के बारे में भी आपको विवाद मिलेंगे। अगर देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी, इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से पूछ लो। सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी, है ना, मतलब नगरीकरण था, या एशिया की प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी, ये मान लीजिए कि नगरीकृत थी। कथन है क्योंकि मतलब इस सभ्यता में नगरों मतलब गांवों की तुलना में नगरों की संख्या ज्यादा थी। अब आप ये बताइए आंसर क्या दोनों सही है? एक सही है, दूसरा गलत है, क्यों गलत है? मतलब सिंधु सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी क्योंकि गांवों की तुलना में नगरों की संख्या ज्यादा थी। आंसर करिए आप लोग, कोशिश करो। नहीं, नो मैम, ये तो गलत रीजन है। शायद नगरीकरण इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा था। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो नगरीकरण इसलिए ज्यादा था क्योंकि डेवलपमेंट ज्यादा था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, सफाई व्यवस्था देखी गई। लेकिन अगर देखेंगे हम केवल 7 साइट्स ही इनकी नगर को प्राप्त कर पाई, जो नगर का मानक बनाया गया उसको केवल 7 साइट्स प्राप्त कर पाई। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में ज्यादा संख्या में गांव थे। भाई एक बात बताओ, गांव में उत्पादन होगा तभी तो नगरों को सप्लाई होगी। जब नगरों की खाद्यान्न आवश्यकताएं पूरी होंगी, एक शहर को चलाने के लिए कितने गांव चाहिए? उसको सब्जी भी चाहिए, उसको फल दूध भी चाहिए, उसको राशन भी चाहिए। तो एक शहर की जनसंख्या जो कि कृषि उत्पादन नहीं करती, उसको चलाने के लिए कितने गांव चाहिए? अगर सोचो कि 7 नगर है तो उनको चलाने के लिए कितने गांव चाहिएंगे? तो मतलब क्या है कि नगर की तुलना में गांव ज्यादा थी और कृषि अधिशेष ज्यादा था, इसलिए उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और व्यापार किया, उन्होंने व्यापार से लाभ कमाया, उन्होंने अपना जो कृषि सरप्लस था उसको खराब नहीं होने दिया, उससे उन्होंने लाभ कमाया, इसलिए उनका नगरीकरण और ज्यादा बढ़ा। नगरीकरण की क्वालिटी अच्छी थी, नगरीकरण ज्यादा एरिया में नहीं था, क्वालिटी अच्छी थी। अब देखो अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो ये तो मैंने आपको जनरल फीचर्स बता दिया। अब देखो इसकी सबसे पहले खोजी गई साइट्स जो थी हड़प्पा थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। दूसरी जो सबसे ज्यादा जो इसकी साइट, सबसे जो शुरुआती साइट्स खोजी गई वो सिंधु नदी के आसपास खोजी गई, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया, सिंधु सिविलाइजेशन कहा गया। लेकिन अब इसका ये नाम उपयुक्त नहीं है। कई बार ये भी पूछ लिया गया था कि सिंधु सभ्यता को सिंधु नाम देना कहाँ तक तर्क संगत है, क्योंकि तर्क संगत इसलिए नहीं है
जब स्वतंत्रता के बाद में इसकी साइट्स खोजी गई तो 1500 में से केवल 40 साइट्स ही सिंधु के क्षेत्र में, बाकी साइट्स इसकी सिंधु और गंगा के बीच का जो एरिया है जहाँ पे सरस्वती का मैदान है, ये कहते हैं यहाँ पे घग्गर हाकरा नदी है, वहां पे मतलब इसकी ज्यादा साइट्स है। तो इसका जो क्षेत्र है मेनली वो घग्गर हाकड़ा का क्षेत्र है, या फिर उसको आप कहेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसलिए अब इसका नाम सिंधु नाम भी प्रासंगिक नहीं है, इसलिए इसको जो नाम के ऊपर आप बोलेंगे तो हड़प्पा नाम देना ही ज्यादा सही है, क्योंकि इतिहास में नामकरण ज्यादातर उन्हीं चीजों के ऊपर किया जाता है जो सबसे शुरुआत में होती है। तीसरा क्या है आपको, पहली बार इन लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, तो इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब आपको ये भी देखना है, ब्रॉन्ज जो था तांबे में टिन मिला के तैयार किया। अब देखो तांबा इनके पास अपना है, टिन बाहर से मंगा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ इनका जो कांसा बना उसमें टिन ज्यादा होगा कि तांबा ज्यादा होगा? तांबा ज्यादा होगा, टिन कम होगा। तो इनका जो कांसा था वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, कांस्य युगीन सभ्यता थी, वो इनका एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब ये नहीं था इनका कांसा अच्छी क्वालिटी का था। इनके ब्रॉन्ज में क्या था, आपका 80% तांबा होता था और 20% टिन होता था, क्योंकि टिन को बाहर से मंगाया जाता था, तांबा अपने पास था। तो इसलिए आप ये भी देखना इनके ज्यादातर उपकरण तांबे के बने, कांसे के उपकरण बनाए गए, लेकिन अगर ज्यादा उपकरण की बात करोगे तो तांबे के बने थे। ठीक है, अब भारत में पहली बार नगरीकरण, नगरीकरण किसको बोलेंगे उस पर भी मैं बात करूंगी, इसी समय हुआ, इसलिए इसको बोला गया कि एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता है। अब ये देखो, जैसे एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विश्व की सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं ना नदी घाटियों के किनारे हुई है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी थी उनके बीच में पनपी, मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी के क्षेत्र में पनपी, और वहीं पे जो ये सिंधु सभ्यता है ये सिंधु गंगा सरस्वती के क्षेत्र में पनपी। तो अब आपको क्या इसके नामकरण को आप देखोगे तो इसको आप हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया, और भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया। अगर इसके टाइम पीरियड की आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेडियो डेटिंग के आधार पर, रेडियो कार्बन की जो मेथड है उसके हिसाब से इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक है। देखो मैं आपको बताऊं, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब पंजाब, पाकिस्तान, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पे इसकी शुरुआती साइट्स मिलेंगी, और जो बाद की साइट्स मिलेंगी वो गुजरात में, आपका राजस्थान में, आपका इधर दैमाबाद में, इधर मिलेंगी। तो आप ये कहोगे इस सभ्यता का प्रसार पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ है, तो जो इसकी शुरुआत साइट्स है उनका टाइम पीरियड अलग होगा, और जो इनकी बाद की साइट्स है उनका टाइम पीरियड अलग होगा। जो भारत में सभ्यता का प्रसार हुआ है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ हुआ है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ। उत्तर पश्चिम में जो पंजाब के एरिया से फिर मध्य गंगा के मैदान की तरफ आर्यों का आगमन आना और सभ्यता का प्रसार होना शुरू हुआ। तो मतलब सिंधु सभ्यता के अगर टाइम पीरियड को आप देखोगे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड दिया है। अब जैसे आप ये देखोगे, जॉन मार्शल ने क्या बताया, ये 3200 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन के आधार पर, रेडियो कार्बन जो डेटिंग थी उसके आधार पर 2500 से 2600 से लगभग 1900 ईसा पूर्व मिला। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, क्योंकि मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं, एक मिनट, मार्टिमर व्हीलर ने क्या किया, इन्होंने कहा 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के उदय में जो है मेसोपोटामियाई व्यापार की बहुत बड़ी भूमिका है, और मेसोपोटामियाई व्यापार की भूमिका का वो साक्ष्य देते हैं सारगोन का अभिलेख, और सारगोन के अभिलेख के जो टाइम है वो 2350 है। वो कहते हैं कि 2350 ईसा पूर्व का जो अभिलेख है वो कहते हैं इस समय व्यापार अपने चरम पे था। तो जाहिर सी बात है सभ्यता का जो टाइम पीरियड है इससे 200 साल पहले और 200 साल बाद तक का होगा। तो जो हम सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड मानते हैं वो लगभग आइडियली 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक मानते हैं, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन होने लगता है, उससे पहले तक मानते हैं। देखो सभ्यता का पतन ना तो एकाएक हुआ, ना उत्थान एकाएक हुआ। उत्थान भी धीरे धीरे हुआ और पतन भी धीरे धीरे हुआ। मतलब
क्या था। उत्थान और पतन का मतलब मेरा ये नहीं था। एक चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना, इस सभ्यता की साइट्स जहां भी मिली है वो डेवलप फॉर्म में मिली है, मतलब गांव से नगर नहीं बनी है, डेवलप फॉर्म में मिली है। जहां भी साक्ष्य मिले हैं वहां पक्के मकान मिले हैं, नालियां मिली है। लेकिन क्या है, उत्तर पश्चिम की साइट शुरुआती समय की है और इधर मध्य भारत की जो साइट्स हैं वो बाद के समय की है। आपको बस ये याद रखना है, मतलब टाइम पीरियड बहुत है। मतलब कैसे भी आप देखोगे 400-500 वर्षों तक ये सभ्यता रही, और परिपक्व जो इसका काल था, मैच्योरिटी का जो पीरियड था वो 2200 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास का होगा। अब देखो, अब सिंधु सभ्यता की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति की, तो कुछ राइटर्स कहते हैं कि भैया ये विदेशी सभ्यता है, भारत के लोग नहीं थे। दूसरे कहते हैं ये स्वदेशी सभ्यता है। विदेशी जो लोग हैं वो कहते हैं कि जैसे मार्टिमर व्हीलर है, मैंने अभी आपको बताया, वो कहते हैं कि मेसोपोटामियाई व्यापार से ये सभ्यता बनी है। आपको याद रखना है कि मेसोपोटामियाई व्यापार की उत्पत्ति जो है वो मार्टिमर व्हीलर कहते हैं। वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो उदय है ना वो मेसोपोटामिया से हुआ है, और वहां से ये सभ्यता मिश्र होते हुए भारत आई, और वहां से जो व्यापार आया, उस व्यापार से जो यहाँ से जो व्यापार होना शुरू हुआ, उसी के कारण यहाँ पे नगरीकरण के तत्व आए। ठीक है। वही एक दूसरे राइटर है क्रेमर। क्रेमर कहते हैं कि देखो, सुमेरियन लोग भारत आए, सुमेरियन जो सभ्यता थी वो लोग भारत आए, और उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार रहकर यहाँ के संस्कृति में परिवर्तन करके रहना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं, एक राइटर और है एच.डी. सकालिया। आपको तीन ये याद रखने हैं, मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर और एच.डी. सकालिया। एच.डी. सकालिया क्या कहते हैं कि देखो, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे एक स्टेचू मिलती है, चबूतरे टाइप की स्टेचू, नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली। ऐसे ही मेसोपोटामिया में जिगुरात मिलते हैं, जो उनके पिरामिड हैं वो मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों के बनाने वाले लोग एक ही थे। लेकिन अब आपको ये पूछना है कि क्या ये वाकई में मेसोपोटामियाई सभ्यता से प्रेरित थी, तो इसमें आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपको दो चीजें याद रखनी है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दोनों में अंतर है। अंतर कैसे है? जैसे नगरीकरण में भी अंतर है दोनों के। मान लिया दोनों सभ्यता नगरीकृत थी, लेकिन दोनों के नगरीकरण में अंतर है। सिंधु सभ्यता का जो नगरीकरण है, जो नगर बने हैं, वो ग्रिड बने हैं। ग्रिड मतलब समकोण पे गलियां एक दूसरे को काटती हैं, और वहां के जो नगर है उनमें कोई ज्योमेट्रिक कोई पैटर्न नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ पे नालियां भी हैं, सड़कें भी हैं, साफ सफाई पे बहुत ध्यान दिया गया है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, वहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। तीसरा क्या है, सिंधु सभ्यता के जो नगर है वो सारे आयताकार फॉर्म में, उनमें स्नानागार भी हैं, सीढ़ियां भी हैं, जबकि पश्चिम एशिया के जो नगर हैं उनमें कोई इस तरह की योजना नहीं बनी है। मतलब यहाँ के नगरों में पक्की ईंटें हैं, जबकि मेसोपोटामिया के नगरों में, अधिकांश नगरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा क्या है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, लेकिन यहाँ पे जो कांस्य का उपयोग हुआ सीमित मात्रा में हुआ, वहां पे ज्यादा हुआ है। मेसोपोटामियाई कांस्य अच्छा था। दूसरा क्या था, यहाँ पे ज्यादातर पत्थर की औजारी चलते रहे। मतलब दूसरा आप ये देखोगे कि मेसोपोटामिया में जो जिगुरात है, सिंधु सभ्यता में ऐसे किसी मंदिर के अवशेष नहीं है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो पिक्चर है, मतलब पिक्चर फॉर्म में है, पिक्टोग्राफिक है, उसमें चित्राक्षर ज्यादा है। और जो मेसोपोटामियाई लिपि है वो किलाक्षर है। किलाक्षर मतलब शब्दों में ज्यादा लिखी हुई है। दूसरा मोहरे हैं, जो स्टैंप बनती थी, लिपि होती थी, औजार होते थे, उन सब की बनावट में अंतर है। तो मतलब आप ये देखोगे कि जो हड़प्पा का नगरीकरण है वो ज्यादा व्यवस्थित है, और हड़प्पा के समय में तांबे का उपकरण का उपयोग ज्यादा है, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं है, कोई नगरीकरण नहीं है, वहां पे कांसे के उपकरणों का उपयोग ज्यादा है। हड़प्पा में क्या है, मंदिर नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखना। धर्म की आपको बहुलता मिलेगी, धर्म का तो बहुत मिलेगा, लेकिन मंदिर नहीं है। आपको क्या है, जैसे राजाओं के बड़े बड़े महल आपको मिस्र में, मेसोपोटामिया में मिलेंगे, राजप्रसाद जिनको बोलते थे, राजाओं के महल जो होते थे, सिंधु सभ्यता में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। वही क्या है, मेसोपोटामिया में पता है क्या होता था,
जो राजा होते थे, जो शासक वर्ग होता था, वो अपने परिवार के लोगों की जो समाधियां बनाता था, बरियल जो बनता था, उस पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जाते थे। खर्चीली पद्धति होती थी। जो मिस्र के पिरामिड बने हैं वो वही तो है, मालिक के साथ नौकर को भी दफना देते थे। जबकि यहाँ हड़प्पा में क्या है, ऐसी कोई मतलब खर्चीली बरियल पद्धति नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बरियल सिस्टम रहा है। कहीं पे पूर्ण समाधिकरण है तो कहीं पे आंशिक समाधिकरण है। तीसरा क्या है, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो शांत लोग हैं, युद्ध प्रिय नहीं है, क्योंकि इनके जो वेपन है वो डिफेंसिव है, शिकार करते थे, मतलब ऑफेंसिव है, शिकार कर रहे हैं, डिफेंसिव मतलब अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं ये। अगर युद्ध के उपकरण मिलते तो अपनी रक्षा के भी मिलते। फिर आप देखोगे ईंटों की बनावट में, मन के निर्माण में, सब में अंतर है। तो आप ये देखोगे कि मेसोपोटामियाई व्यापार का तो हाथ है। आप एक चीज को जानो, मेसोपोटामियाई व्यापार की नगरीकरण में भूमिका है, इस चीज से कभी मना मत करना। लेकिन सिंधु सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सही नहीं है, क्योंकि जब एक सभ्यता बनी होगी, उस गांव के लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया होगा, उन लोगों ने व्यापार करना शुरू किया होगा, तभी तो वो लोग मेसोपोटामिया व्यापार करने गए। अगर यहाँ के लोगों को किसी चीज की जानकारी ही नहीं है तो मेसोपोटामिया के लोग कहीं और जाके व्यापार क्यों नहीं करने लिए, क्यों वो सिंधु सभ्यता में व्यापार करने गए? तो मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता के जो व्यापार के साक्ष्य मेसोपोटामिया से मिले हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें, मेसोपोटामिया के सूती कपड़ों के साक्ष्य वहां से मिले हैं, तो वहां की मोहरें यहाँ से मिली है। तो मतलब व्यापार विनिमय जो होता है ना, वो हमेशा समान लेवल के लोगों में होता है, ठीक है। अगर विदेशी व्यापार हो रहा है, अगर वहां के लोग व्यापार कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ से कुछ मिल रहा होगा। ऐसे वो सिर्फ यहाँ के लोगों का उद्धार करने के लिए व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है स्वदेशी उत्पत्ति की अवधारणा। अब देखो, स्वदेशी उत्पत्ति में क्या एक आता है, द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। जो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, ये कहते हैं कि आर्यों, जब तक आर्य नहीं आए तब तक क्या थे, वहां यहाँ पे द्रविड़ लोग भूमध्य सागरीय थे, मतलब वही लोग यहाँ पे रहते थे। अगर द्रविड़ लोगों की और सिंधु लोगों की लिपि देखो तो समान है, धार्मिक क्रियाकलाप भी समान है, कंकाल भी दोनों के लगभग समान है। लेकिन आप देखोगे कि द्रविड़ लोग जो है वो एक ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सिंधु लोग जो है एक नगरीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस सभ्यता के जनक आर्य थे, क्योंकि दोनों का शुरुआती क्षेत्र यही था, सिंधु का क्षेत्र, सप्त सैंधव मतलब सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का क्षेत्र। क्योंकि ऋग्वेद में इन नदियों की चर्चा मिली है, तो कहते हैं कि ऋग्वेद में भी चर्चा है और सिंधु में भी चर्चा है, सिंधु सभ्यता में भी। लेकिन आप ये देखोगे कि इसमें भी असमानता है, आर्य लोग ग्रामीण है और सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो नगरीय है। अगर ऐसा था तो ऋग्वेद में जो इंद्र का वर्णन है वो पुरंदर के रूप में, पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, जबकि उसका वर्णन तो किलों को बनाने वाला होना चाहिए। फिर वैदिक सभ्यता में कोई लिपि ही नहीं है। अगर वैदिक सभ्यता सिंधु के बाद आई है और यही लोग थे तो उनकी तो लिपि और परिष्कृत होनी चाहिए थी, जबकि उनकी लिपि नहीं है। फिर वैदिक लोग घोड़े का प्रयोग करते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में घोड़े के प्रयोग के कोई साक्ष्य नहीं है। अब एक सिद्धांत आता है कर्मिक उद्भव का सिद्धांत, इससे आप सहमत होंगे। ना तो ये विदेशी थी ना ये स्वदेशी थी। देखो हुआ क्या, राजस्थान में कल्चर था सोथी संस्कृति ताम्रपाषाण काल के समय में, ऐसे ही ईरान में थी बलूची संस्कृति। तो ऐसे छोटे छोटे एरिया थी, अपना अपना कल्चर था और वहां से ही विकास होना शुरू हुआ। उन लोगों ने जो है थोड़ा सा मतलब जो बाढ़ का पानी था, जो नदियों का पानी था, उसका उपयोग कृषि के लिए करना शुरू किया। और जैसे ही कृषि के लिए करना शुरू किया तो उन्होंने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया, तो उनका कृषि का जो अधिशेष था वो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। और सरप्लस प्रोडक्शन होने से उन्होंने ऐसे कुछ लोगों की पूर्ति होने लगी जो अगर खेती नहीं करे तो भी उनकी खाद्य उत्पादन की, खाद्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो उन लोगों ने शिल्प व्यापार में या व्यापार करने में काम शुरू कर दिया और उन्होंने उस उत्पादन से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये आप कहेंगे जो सोती संस्कृति थी वो राजस्थान में थी, वहां से आपको साक्ष्य मिलेंगे। दूसरा ईरानी बलूची जो संस्कृति थी, जैसे मेहरगढ़ है, किले गुल मोहम्मद है, कोट दीजी है,
यहाँ से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब शुरुआती हड़प्पा दौर के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये लोग समृद्ध ग्रामीण बस्तियां थी, इनका प्रोडक्शन अच्छा था। अब प्रोडक्शन अच्छा था तो इन्होंने क्या किया, उससे व्यापार करना शुरू किया। अब जब व्यापार करना शुरू किया इन्होंने मध्य एशिया, पहले तो ऊपर ईरान अफगानिस्तान से करना शुरू किया और दूसरी तरफ इधर मध्य एशिया से करना शुरू किया। फिर ऐसे ऐसे जब इन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो इसमें नगरीकरण के तत्व आने शुरू हो गए, मेसोपोटामियाई प्रभाव पड़ा। इसको आप कहोगे कि मेसोपोटामियाई प्रभाव पड़ा, व्यापार में भी पड़ा और संस्कृति में भी पड़ा। तो आप ये देखोगे अफगानिस्तान में मुंडीगक था, राणा गुंडई था, तो इन जगह से भी व्यापार किया। बलूचिस्तान में भी आप देखोगे बालाकोट में बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं, कोट दीजी में बड़ी बड़ी दीवारें मिली हैं, मेहरगढ़ में लाजबर्द मणि मिली है, तो मतलब रहमान ढेरी से आवाज के साक्ष्य मिले। तो आप ये कहोगे उत्तर पश्चिम में ईरानी बलूची जो संस्कृति थी वहां पे कुछ समृद्ध ग्रामीण बस्तियां थी। उन ग्रामीण बस्तियों ने जब सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू किया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के गांवों को व्यापार करना या वो प्रोडक्शन सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे इनकी व्यापार में रुचि बढ़ी। और फिर इस व्यापार को इन्होंने ईरान अफगानिस्तान के साथ साथ मध्य एशियाई जो देश है, पश्चिम एशियाई जो देश मिलेंगे उनके साथ भी करना शुरू किया, मध्य एशियाई लोगों के साथ। फिर ये आगे व्यापार इतना बढ़ा कि जो सिंधु सभ्यता की पहचान ही एक नगरीकरण के रूप में होने लगी। अब ये देखो, आपने जाना कि सिंधु सभ्यता कब की थी, सिंधु सभ्यता का एरिया क्या था, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। अब देखो इसमें आप एक चीज जानोगे कि सिंधु सभ्यता की थी 3 क्षेत्रों में फैली थी, एक अफगानिस्तान का क्षेत्र, एक पाकिस्तान का क्षेत्र और भारत का क्षेत्र। सबसे ज्यादा एरिया इसका भारत में था, उससे कम पाकिस्तान में, उससे कम अफगानिस्तान में। तो ये एक साझी संस्कृति थी। मतलब आप ये देखोगे कि सिंधु सभ्यता की अगर विस्तार की बात करोगे तो सबसे उत्तर में चिनाब नदी पे पड़ेगा मांडा, जम्मू कश्मीर में, जो कि इसका सबसे उत्तरी केंद्र था। और दक्षिण में देखोगे आप दैमाबाद, गोदावरी नदी के तट पर। हमने अभी पढ़ा था ताम्रपाषाण काल में कि दैमाबाद के लोग कांसे का उपयोग करते थे। फिर इधर देखोगे आप पश्चिम पूर्व में देखोगे तो हिंडन नदी के तट पे पड़ेगा आलमगीरपुर मेरठ में। और इधर पश्चिमी तट पे देखोगे आप तो दाश्त नदी के तट पे बलूचिस्तान में सूत कोंगेडोर पड़ेगा। अब ये देखो इन चारों क्षेत्रों में से 3 भारत में है। तो इसका क्या है, अगर सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करें तो उत्तर, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र इसका भारत में है। मतलब इसका अधिकांश क्षेत्र जो था भारत में था और इसका विस्तार पूर्व की तरफ हुआ है। ठीक है। अब जब सिंधु सभ्यता के मतलब भारत की आजादी तक इसके 40 से स्थल खोजे गए, लेकिन बाद में जो खुदाई है सबसे ज्यादा स्थल भी इसके भारत में मिले हैं। इसलिए इसको भारतीय लोग जो है ये कहते हैं कि ये भारत की सभ्यता है। फिर आप ये देखोगे इसमें 3 तरह के आपको साइट्स मिलेंगे। आपका जो प्राक हड़प्पा मिलेंगे, फिर हड़प्पा कालीन मिलेंगे और फिर बाद के मिलेंगे, हड़प्पा के बाद के मिलेंगे। अब ये देखना आपको कहाँ की कौन सी साइट्स है वो तो आप नोट्स में देख लेना, क्योंकि उसको ऐसे बोलने का कोई मतलब नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं देखेंगे और उन्हीं विशेषताओं के आधार पे क्या है हम कुछ नगरों का जिक्र कर लेंगे। वैसे प्रॉपर साइट्स किसकी खोज कहां से की, कौन सी साइट्स किस नदी के किनारे है, किसकी खोज कब की गई, ये टेबल आपको अपने नोट्स से खुद से याद करनी है। ठीक है, तो अभी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? Yes, ma'am. लोगों का यस मैम। तो अभी क्या करें, कल का तो शायद नया टॉपिक होगा, उसमें वैदिक और मौर्य। कंटिन्यू कर लीजिए, थोड़ी देर कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखो, आप एक चीज देखो कि आपको एक विशेषता मिलती है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, मतलब इसका स्वरूप नगरीय था। तो आप एक अर्बन साइट्स किसको बोलेंगे, मतलब अर्बनाइजेशन किसको बोलेंगे, कोई तो आपके पास मानक होगा जिसको आप अर्बनाइजेशन कहेंगे। तो उसमें आप देखोगे एक तो बस्तियों का साइट्स का साइज बड़ा होना चाहिए। मतलब आप ये देखोगे सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कि नहीं, साइट्स बड़ा होना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने मानक रखा कि 20 हेक्टेयर से बड़ी साइट्स होनी चाहिए, जबकि सिंधु सभ्यता की तो ज्यादा साइट्स 250 हेक्टेयर तक की भी मिलती है।
स्वयं नियोजित होने चाहिए। आप ये देखो, नगरों की जो बसावट होती है वो गांव की बसावट से अलग होती है। पक्के मकान मिलेंगे आपको, नालियां मिलेंगी, एक पैटर्न मिलेगा। तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। दूसरा क्या है कि आप किसी क्षेत्र को शहर और नगर किस भाग में, किस रूप में कहेंगे कि जब किसी क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या, मतलब जब किसी क्षेत्र की एक बड़ी जनसंख्या गैर कृषक कार्यों में हो, तब उसको आप कहेंगे। इधर आप क्या देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के आधे से ज्यादा लोग व्यापारी और शिल्प समुदाय में, मतलब इन लोगों का बाहुल्य बहुत ज्यादा है। फिर किसी भी नगरीय सभ्यता को होने के लिए वहां पे एक सक्षम शासक वर्ग भी होना चाहिए। शासक वर्ग किस लिए होना चाहिए? देखो, जैसे जो शासक कौन है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से जो अधिशेष हुआ है, जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, उसको लेके शहरों तक पहुंचा सके और उसका फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो ऐसी कोई कंट्रोलिंग व्यक्ति होना चाहिए जो व्यापार के लिए और इकोनॉमिक चीजों के लिए एक माहौल बना सके, तो शासक वर्ग होना चाहिए। तीसरे क्या है कि किसी भी शहरी सभ्यता का प्रमुख तत्व होता है, किसी भी शहरीकरण का प्रमुख लक्षण होता है लिपि का प्रयोग, कि वहां पे लिपि का प्रयोग होना चाहिए, कि लेखन एक प्रणाली होनी चाहिए। प्रशासन के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए एक लेखन प्रणाली होनी चाहिए। इस सिंधु सभ्यता में एक लेखन प्रणाली आपको मिलती है, पढ़ी नहीं गई वो अलग बात है, बट लेखन प्रणाली है। फिर तीसरा क्या, एक सांस्कृतिक विविधता होती है। वहां के लोगों में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, कोई बढ़ई का काम करेगा, कोई शिल्पी का करेगा, कोई कृषि का करेगा, कोई व्यापार का करेगा। तो सिंधु सभ्यता का ये फीचर्स आपको मिलेगा। और जैसे ही ये फीचर्स मिलेगा तो वहां के लोगों के कल्चर, मतलब धार्मिक गतिविधियां भी भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे जब आप देखोगे सिंधु सभ्यता के समाज पे हम बात करेंगे, संस्कृति पे हम बात करेंगे, तो सिंधु सभ्यता में धर्म में भी विविधीकरण मिलता है। आपको प्रकृति पूजा भी मिलेगी, आपको मतलब बहुत बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज को फॉलो कर रहा है। अब अगर हम बात करें नियोजित आवास की, बस्तियों की बात करी, तो मैंने आपको बताया कि बस्तियां जो थी इनकी 20 हेक्टेयर से बड़ी है लगभग बस्तियां, तो इसको आप नगरीकरण कह सकते हैं। दूसरा क्या है, इनके नियोजित आवास थे। अब अभी इनकी नगर निर्माण योजना कैसी थी? देखो, सिंधु सभ्यता में केवल 7 नगरों को ही सिंधु सभ्यता के नगरीकरण का दर्जा मिला है। तो उन 7 नगरों को मैं कल डिस्कस कर दूंगी, लेकिन आज नगर निर्माण योजना उन नगरों की क्या थी उसको आप देख लो। देखो, सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो सारे एक ही पैटर्न पे बने थे। पैटर्न क्या था कि एक पैटर्न होता था समकोण, या उसको ग्रिड पद्धति भी बोला गया, उस पे नगर बनाए गए। अब नगर कैसे बनाए गए? देखो, नगर को 2 भागों में बांटा गया। एक तरफ होता था दुर्ग, एक तरफ होता था टीला। जो दुर्ग होता था, किला जो होता था वो ज्यादा ऊंचाई पे होता था और छोटा होता था, और टीला जो होता था वो निचला शहर जो होता था वो कम ऊंचाई होती थी और बड़ा होता था। तो जो आबादी का एरिया था वो टीले पे रहता था, मतलब ये पूर्व में होता था, पूर्वी भाग में प्रत्येक नगर ऐसे ही बटा था। उसके पश्चिमी भाग में दुर्ग होता था जो कि ऊंचा होता था और कम क्षेत्र में होता था। यहाँ पे क्या थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे, ऐसा माना जाता था। बड़े बड़े भवन मिले हैं कि शासक वर्ग के लोग रहते होते हैं, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन यहीं पे मिले हैं। दूसरा क्या था, इसको टीले को स्पेशली सुरक्षा वॉल से घेर दिया जाता था। इधर का जो क्या है, ये जो शहर है, जो आबादी वाला एरिया है, इसका निर्माण कैसे होता था? ये चेस बोर्ड सिस्टम पे होता था, पद्धति पे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, मतलब सभी भवन जो है, जो गलियां हैं वो समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। अब समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, उसमें क्या होता था, घर कैसे बनते थे? एक घर बनता था, उसमें बीच में आंगन होता था और दरवाजा भी सामने से ना बन के सामने दरवाजा बनता था, उसके बाद एक दीवार होती थी जिससे अंदर की कुछ भी चीजें ना दिखे। जब आप अंदर जाएंगे तो एक आंगन होगा, आंगन के बीच में कुआं होगा और उसके चारों तरफ कमरे बने होंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जो स्पेशली टॉयलेट, किचन, वो उनके जो पानी वाली जगह थी उनमें पक्की ईंटें मिलेंगी हर जगह। हो सकता है मतलब कमरों में कच्ची ईंटें मिल जाएं, भवन 2 मंजिल भी मिले हैं, क्योंकि सीढ़ियों का प्रयोग मिला है, तो आप ये कह सकते हैं कि भवन 2 मंजिल भी होंगे। और तो और नालियां मिली हैं, नालियों की निकासी मिली है। जब आप गली में जाएंगे
तो ढकी हुई नालियां मिलेंगी, कोने पे जाके उसमें मेन हॉल मिलेंगे जिसको हटा के आप सफाई की जा सके। मतलब जो वर्तमान की पैटर्न थी, ड्रेनेज जो सिस्टम था वो उस समय का इतना मजबूत था कि आज तक भी स्मार्ट सिटी में उसको फॉलो किया जा रहा है। दूसरा आप ये देखोगे कि ये जो विविधता थी, मतलब समान नगर निर्माण योजना है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको फॉलो भी नहीं किया गया। जैसे कालीबंगा में क्या है कि दुर्ग को और टीले को दोनों को अलग अलग रक्षा दीवार से घेरा गया। वही लोथल में क्या किया, दोनों को एक ही दीवार से घेर दिया गया। और आपको याद रखना है कि धोलावीरा इस समय का एकमात्र एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा था। और चौंदड़ो एक ऐसा नगर था जहाँ पे कोई दुर्ग ही नहीं था, केवल रिहायशी इलाका था। तो क्या है, सिंधु सभ्यता के नगरों में जहाँ एक समान पद्धति है, वहीं पे क्या है, विविधता भी है। मतलब यहाँ के भवनों में आपको विविधता भी मिलेगी। तो एक रूपता की तुलना में विविधता ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आप ये देखो कि सूरकोटड़ा में, लोथल में नगर और दुर्ग के बीच कोई विभाजन ही है, पूरा रिहायशी इलाका है। जहाँ अधिकांश नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, वहीं कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। जहाँ भवनों को 2 भागों में बांटा गया, वहां पे धोलावीरा और लोथल में, धोलावीरा को 3 भागों में, लोथल को तो 6 भागों में बांटा गया। और चौंदड़ो एक ऐसा नगर था जहाँ पे कोई दुर्ग ही नहीं था। अब इससे आगे का जो फीचर्स है, इनके 7 नगर थे जिनको उनकी साइट्स दी गई है। एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आपका, फिर चौंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, आपका ये बनावली, धोलावीरा। अगर आप सबसे बड़ी साइट्स की बात करो तो इसमें मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट्स है, उसके बाद हड़प्पा है। और अगर आप भारत की सबसे बड़ी साइट्स की बात करोगे तो राखीगढ़ी आपको मिलेगी। अगर पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट्स की बात करोगे तो आपको मोहनजोदड़ो मिलेगी। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा। अगर भारत की सबसे बड़ी साइट्स होगी तो वो आपकी होगी राखीगढ़ी। तो इससे आगे जो इनकी व्यापार वाणिज्य व्यवस्था है, इसको आगे के 2-4 फीचर्स हैं, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद हम वैदिक पीरियड को शुरू कर लेंगे, ठीक है? आज यहीं तक रख लेंगे। और एक काम करिएगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो आप ना, जो मैंने आपको नोट्स भेजा है उसको थोड़ा सा आप रीड कर लेना। कल से हम क्या करेंगे, सामने उसको चला लिया करेंगे, तो आप लोगों को भी आसानी रहेगी और मुझे भी एक्सप्लेन करने में ये रहेगा कि आप इस चीज को देख पा रहे हैं, ठीक है? यस मैम। और कोई डाउट हो तो आप लोग कल पूछ लेना, ठीक है? और एक काम और करना, शुरुआत में प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन जरूर देखना। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो अभी आपने सब कुछ पढ़ा है मैम, इसे अगर जो ये प्राचीन भारत की एक किताब है, ये एनसीईआरटी की आर एस शर्मा वाली, मैम इसमें मिल जाएगा ये सब कुछ कंटेन? कुछ मिल जाएगा। आप शुरुआत में पढ़िएगा तो उसमें 2 चैप्टर छोड़ के ना, फिर आपको मिलेगा पाषाण काल, मैम मिलेगी, और आपको सिंधु सभ्यता भी मिलेगी। आप पढ़िएगा, आपको मिलेगा और ज्यादा ही मिलेगा। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो क्लास। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हेलो, कोई बताएगा ये नोट्स, मतलब जो अभी मैम ने विनय परीक्षा मंदिर के नोट उसी से पढ़ाया जा रही है? किसी को नहीं पता। सही कह रही हो, किसी को नहीं पता।
ठीक है, मैं कर रहा हूँ।